गुड इवनिंग फ्रेंड्स। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आवाज आ रही क्या? गुड इवनिंग सर। आवाज आ रही ना सबको? चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम आरसीएम के बारे में देख रहे थे, याद होगा। हम लाइन से सर्विस देख रहे थे। एग्रीगेट टर्नओवर, स्टेट टर्नओवर मुझे पता है, बाकी है। आरसीएम कंप्लीट होने दो, उसको हम कंप्लीट करेंगे। और यहाँ तक हम रुके थे, हमने जीटीए पढ़ा था, आपको याद होगा अच्छे से। तो हमने जीटीए पढ़ा था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके आगे का पार्ट। ठीक है, अब आगे टोटल 16 एंट्रीज है। आज हमारी 16 एंट्रीज खत्म हो जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और भी थोड़ा जो सेक्शन 9(4) तो नहीं होगा, लेकिन 9(5) जरूर करवा दूंगा। 4 थोड़ा बड़ा है। बाकी हमारा ये टॉपिक रिलेटेड पूरा हो जाएगा और कल हम कंपोजिशन स्कीम स्टार्ट करेंगे। और एक दिन और लगेगा, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मंडे को ये चैप्टर कंप्लीट है। फिर 4th चैप्टर, 5th चैप्टर के आपको वीडियोस मिलेंगे। 3 वीडियो में 5th चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। वैल्यू ऑफ सप्लाई वैल्यूएशन वाला चैप्टर है। टीओएस वीओएस उसे कहते हैं। 4th चैप्टर के अंदर एक आध दो वीडियो मिल सकते हैं, लेकिन बाकी लाइव ही लेना पड़ेगा, मतलब वो मुझे भी नहीं पता। ठीक है, ये तो पूरा ऐसे ही चलने वाला है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। जीटीए सबको याद है, पूरा जीटीए की कहानी। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? मैं पढ़ा रहा हूँ आरसीएम। किस पे आरसीएम पढ़ा रहा हूँ मैं? सर्विसेज। गुड्स का आपके सिलेबस में नहीं है, कल बताया था, याद है क्या? अरे वो बीड़ी वगैरह, अरे ये बीड़ी, कैश्यू, टोबैको, अरे हाँ ना, इन पे आरसीएम है गुड्स पे। लेकिन ये सिलेबस में नहीं है, देखो यहाँ लिखा हुआ है। और ये सिलेबस के अंदर है। समझ रहे हैं क्या मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है ना? तो आगे चलने की कोशिश करते हैं। पहला सीरियल नंबर हो गया, दूसरा सीरियल नंबर पे आता है। दूसरा सीरियल नंबर बहुत आसान है। सर्विस सप्लाइड बाय इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट। अभी एडवोकेट की डेफिनेशन वगैरह लिखी थी, लेकिन मैंने लिखा नहीं। एडवोकेट का मतलब वकील, आप समझ सकते हो। डेफिनेशन वगैरह याद करने की कोई किसी तरह की जरूरत नहीं है बेटा। चाहे सीनियर एडवोकेट हो, नॉर्मल एडवोकेट हो, या फर्म ऑफ एडवोकेट्स हो। बहुत सारे एडवोकेट जो कि फर्म बनाते हैं, वो भी। बाय वे ऑफ लीगल सर्विसेज, बड़े काम का वर्ड है। कौन सी सर्विसेज की बात हो रही है यहाँ, जरा बताना। लीगल सर्विसेज, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लीगल सर्विसेज का मतलब क्या होता है वो नीचे लिखा है। लीगल सर्विसेज एनी सर्विस प्रोवाइड इन रिलेशन टू एडवाइस, कंसल्टेंसी दिया, असिस्ट किया इन एनी ब्रांच ऑफ लॉ, चाहे टैक्सेशन हो, क्रिमिनल हो, सिविल मैटर हो, कोई भी हो। एंड इट इंक्लूड्स एनी रिप्रेजेंटेशनल सर्विस बिफोर एनी कोर्ट, ट्रिब्यूनल, अथॉरिटी, किसी के सामने खड़े। आप यानी वकील लोग जो सर्विस देते हैं। समझ में आई क्या बात? हाँ नहीं बोलते जाने का बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा सप्लायर कौन है? सप्लायर सर एडवोकेट है, एन इंडिविजुअल इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट। और हमारा रेसिपिएंट कौन है? बड़े काम का वर्ड है, एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। अच्छा, बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, इसका मतलब क्या होता है पता है आपको? एक सेकंड, इसका मतलब पता है क्या होता है? यानी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी का मतलब, आप पेज नंबर 59 पे आइए, आपको साफ साफ लिखा हो। ठीक है, लिख लो यहाँ पे पेज नंबर 59। ये रहा, बिजनेस एंटिटी लोकेटेड टैक्सेबल मतलब हु इज लिटिगेंट, एप्लीकेंट और पेटिशनर as the case may be shall be treated as person who receives legal services for purpose of this notification। यानी कोई तो भी बिजनेस एंटिटी की बात की गई। ठीक है, बहुत अच्छे। मेरे कुछ सवाल का जवाब दे दो तो मैं खुश हो जाऊंगा। खुश यानी सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। सवाल, सवाल है, मान लो एक एडवोकेट है। कौन है? एडवोकेट है। ये किसी बिजनेस एंटिटी को लीगल सर्विसेज देता है। क्या देता है? लीगल सर्विस देता है। और उसी बिजनेस एंटिटी को ये एडवोकेट अपनी जगह किराए से देता है। जगह किराए से देता है, इसे क्या कहते हैं? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी।
ये भी सर्विस है बेटा, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्या दोनों भी आरसीएम में आएंगी ना? अरे क्या हो गया, सो रहे हो क्या? सो के उठे क्या अभी आप लोग? सो के उठे हो सारे के सारे? नहीं सर। हाँ। नहीं तो फिर जवाब क्यों नहीं दे रहे? एडवोकेट सर्विस प्रोवाइडर, बिजनेस एंटिटी सर्विस रिसीवर, रिवर्स चार्ज लगता है। आरसीएम में रिवर्स चार्ज लगता है, लेकिन लीगल सर्विसेज और रेंटिंग ऑफ दोनों दिया, लीगल सर्विसेज भी दिया, रेंटिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी भी दिया, दो सर्विस दे रहा है एडवोकेट। वही आदमी है, वही एडवोकेट है। मुझे बताइए आरसीएम दोनों पे आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। लीगल सर्विस पे। सिर्फ लीगल सर्विसेज पे। एडवोकेट की सारी सर्विसेज पे आरसीएम नहीं है, सिर्फ लीगल सर्विस। और वो भी किसको प्रोवाइड किया? तो बिजनेस एंटिटी, यानी बिजनेस फर्म, पार्टनरशिप, कंपनी, बिजनेस बिजनेस होना चाहिए उनका, चाहे इंडिविजुअल क्यों ना हो, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, बिजनेस है, मानेंगे लीगल सर्विस। मान लो ये एडवोकेट ने लीगल सर्विसेज दिया किसी मिस्टर एक्स नाम के आदमी को डाइवोर्स के लिए। अरे होते ना डाइवोर्स लॉयर, नहीं देते क्या? वो भी लीगल सर्विसेज हुई, एडवाइस, एडवाइस। तो मुझे बताइए क्या इसमें रिवर्स चार्ज लगेगा क्या? नो सर। नो, शाबाश, वेरी गुड। बस बहुत बहुत खुशी हुई इतना सुन के। समझ में आ रहा है बेटा? एक बात गांठ बांध लो, जितना लिखा है उतना है। तू है तो पूरी कायनात है, तू नहीं तो कुछ भी नहीं। जितना लिखा है उतना है, नहीं लिखा है तो कुछ भी नहीं। समझ में आ गई क्या बात? जा लिखा जितना उतना ही मानने का। अरे हाँ ना, नहीं समझ रहे ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आगे चलूं? अरे आगे चलूं क्या? सर्विसेज सप्लाइड बाय आर्बिट्रल। चलिए पूरे 16 के 16 ध्यान में रखने पड़ेंगे। हाँ ध्यान में रखने पड़ेंगे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 3 दो तो बड़े अमेंडमेंट है, एक छोटा सा अमेंडमेंट है, ठीक है ना? उस पे से क्वेश्चन आएगा, लिख के ले लो, नहीं आता दूसरा क्वेश्चन, मेरी गारंटी। देख लेना, आप याद करोगे पेपर में। इसमें 16 में से मैं 3 एंट्री बताऊंगा आप, 2 बड़ी है, एक छोटी, लेकिन छोटी बड़ी खतरनाक है। खतरनाक इन द सेंस क्वेश्चन आने के पूरे 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 चांसेस। वो 3 के बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, देख लेना। अगर फिर भी आ गया तो समझ लेना कि आपकी किस्मत, मेरी तो क्या, मैं तो बन गया, आपकी किस्मत बहुत ही वाहियात चल रही है, ठीक है ना? ऐसा समझ लेना, पेपर में भगवान का नाम लेके शुरू हो जाना। इस 3 के बाहर क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं आएगा। मे एग्जाम तो होने वाली नहीं है, नवंबर, आप सब लोग अब समझ लो बात, तो नवंबर में क्वेश्चन आता है, ठीक है? मे एग्जाम नहीं होती, कुछ भी हो जाए, मैं तो गया, एग्जाम होती नहीं। ग्रुप 2 भर देना भैया दोनों लोगों, ठीक है, दोनों बच्चों। चलिए आगे चलता हूँ मैं। सर्विस सप्लाइड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। अभी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या होता है? अगर हिंदी में बोलूं तो मध्यस्थता कराने वाली संस्था। अरे वाह, मध्यस्थता मतलब सेटलमेंट। नहीं समझे? आप मेरे क्लाइंट हो, समझ लो आयुष मेरा स्टूडेंट है, ऋषिकेश भी मेरा स्टूडेंट, जिसके नाम लिख रहे हैं उनका नाम लिख। आयुष और ऋषिकेश आगे जाके बहुत बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं और पार्टनरशिप फर्म डाल, ठीक है, डालेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे, पार्टनरशिप फर्म डालेंगे। अब होता क्या है, वो पार्टनरशिप फर्म पे बड़ा डीड वीड बनाते हैं। अब वो मेरे पास आते, सर देख लो डीड वीड बराबर है क्या? बोला ठीक है देख लेते भैया, सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सर, आप, मैं देख लेता हूँ, ठीक है बराबर है। अरे यार, 1 मिनट बेटा, हाँ 1 मिनट, 2 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, सिर्फ 2 मिनट का।
हाँ फ्रेंड्स, मैं कुछ बता रहा था, क्या, हाँ, आयुष और ऋषिकेश पार्टनरशिप कर रहे हैं, ये बन गए बढ़िया। अब मेरे पास आते हैं, सर एक बार आप चेक कर लीजिए कि हमने पार्टनरशिप डीड वगैरह बराबर बनाई। बोला ठीक है, सब देखता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ अगर झगड़ा हुआ तो क्या करोगे, गलती से झगड़ा हो गया तुम्हारे बीच में तो फिर क्या होगा। तो वो बोलते सर आप, हम आपको मीडिएटर बनाएंगे। वो आयुष बोलता मेरे को भी आप पे भरोसा है, ऋषिकेश बोलता मेरे को भी आप पे भरोसा है। सर आप जैसा बोलोगे हम वैसा मान लेंगे। यू विल बी अवर मीडिएटर, यू विल बी अवर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। आप हमारे बीच में मध्यस्थता कराओगे, सेटलमेंट कराओगे अगर झगड़ा कुछ हुआ। बोला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये करते हैं 2 साल तक, मस्त चलता है, ऐसी का झगड़ा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन हो जाता है। और होने के बाद बोले मेरे पास सर ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ठीक है। फिर मैं इनके बीच में सेटलमेंट कराता हूँ। अब सेटलमेंट लंबा चलता है, अब इनका करोड़ों का बिजनेस है, तो बोलता है यार मुझे भी कुछ दो, फीस फीस। हाँ सर बोले ले लेना आप जो लेना है। ठीक है, तो 1 लाख रुपए मेरी फीस होती है, समझ लो। अब ये 1 लाख रुपए फीस है सर्विसेज सप्लाइड बाय आर्बिटर ट्रिब्यूनल। मैं आर्बिटर ट्रिब्यूनल के रोल किया और किसको दिया, बिजनेस एंटिटी को। समझ रहे नहीं समझ रहे, बिजनेस एंटिटी को मैंने ये दिया। हेलो, हाँ क्लास में। तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को मैंने सर्विस, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की सर्विस मैंने आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एज अ रोल एक्ट किया। आई एम द सप्लायर ऑफ सर्विस, यू आर बिजनेस एंटिटी इज द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। इस केस के अंदर अब क्या होगा, आरसीएम लगेगा। समझ में आई बात आपको? अरे बोलते Yes, नहीं sir. रे, बोलते नहीं रे, बाप रे बाप, कितने बच्चे, कैसे बच्चे हो आप लोग, कुछ बोलते ही नहीं है। दिन में तो बड़े बोलते, अभी क्या पक्का सो के उठे हो क्या? हाँ, सो के उठे हो सारे के सारे? चलो ठीक है। देखो बेटा, मेरा इंटरेस्ट कम हो जाएगा, फिर मैं फटाफट फटाफट भगा दूंगा, मैं फिर एडिट में नहीं जाऊंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा मैंने कहा करनी काटा है। एक बात हमेशा ध्यान रखना है, टीचर कहाँ करनी काटे स्टूडेंट को पता ही नहीं चल सकता। आप मेरा इंटरेस्ट खत्म कर दोगे। हाँ नहीं, कुछ तो बोलो, अरे सोचो यार, मेरी जगह बैठ के मैं क्या अपने आप की शक्ल देख के पढ़ा रहा हूँ अपने आप को, कांच के साथ का आईने, कैमरा चालू है, आईने के सामने बड़बड़ कर रहा हूँ, ऐसा समझो। तो आप लोग कुछ बोलो तो सही, तो मेरे को कुछ अच्छा लगे, नहीं तो फिर कन्नी कटेंगे यार, नुकसान आपका होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये समझ ले रहा हूँ, ठीक है, आपकी इच्छा, देख लूंगा मैं, इसके बाद भी किसी ने नहीं बोला तो फिर जाने दो। फोर्थ पॉइंट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप वर्ड का मतलब आपको पता होगा। तो एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म, बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कंपनी, पार्टनरशिप फर्म मतलब आप जानते हो। पार्टनरशिप फर्म यहाँ पे वैसे लिखना चाहिए था उसने एलएलपी, लेकिन लिखा नहीं है। अब ये एम्बिग्यूटी में चला गया। ज्यादातर जगह जहाँ पार्टनरशिप फर्म लिखा है फिर ब्रैकेट में लिखते इंक्लूडिंग एलएलपी। अब ये पगले ने अभी तक लिखा नहीं, जीएसटी लॉ नया नया बच्चा है, तो हम फिलहाल एलएलपी, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता और एलएलपी लिखता है तो दोनों तरीके से आंसर लिख देना। समझ में आई बात? वो ध्यान हाँ रखना। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द स्पॉन्सरशिप टू बॉडी कॉर्पोरेट। कौन सर्विस प्रोवाइड करेगा? एनी सर्विसेज। और रिसिपिएंट कौन है? एनी बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फॉर लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। टैक्सेबल टेरिटरी आपको पता है, अपना जीएसटी एरिया। अरे इंडिया अपना टैक्सेबल टेरिटरी है हाँ यार, सर। नहीं समझे है ना? सर इसको थोड़ा प्रकाश डालो इसके ऊपर, मतलब हमको समझा नहीं। वो नवरात्रि में गरबा होता है या गणपति में गणपति पंडाल लगता है, बड़े बड़े दगड़ू शेठ, ऐसे बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, मुंबई का लाल बाग का राजा, इस टाइप। वो जो पंडाल लगता है वहां पे कुछ कुछ बिजनेस एंटिटी के बोर्ड या कंपनी के बोर्ड या फर्म के बोर्ड दिखते हैं आपको। यस सर। स्पॉन्सरशिप बोर्ड लगाते वो लोग अपना अपना एडवर्टीजमेंट करने के हिसाब से। सर्विस देने वाला कौन? वो गणपति पंडाल वाला, वो नवरात्रि गरबा पंडाल वाला, एनी पर्सन, कोई भी हो सकता है। और सर्विस रिसिपिएंट कौन है? बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप। मतलब सर इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई नहीं 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 नहीं, वो उन पे आरसीएम नहीं है फिर, समझे क्या? वहां आरसीएम नहीं, यहाँ आरसीएम किस किस पे उसकी बात है। तो कौन है? एनी पर्सन। अगर कोई भी गणपति पंडाल वाला बोल रहा है, स्पॉन्सर, आईपीएल वाला, कोई भी स्पॉन्सरशिप सर्विस बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म को दी जाती है, उस पे आरसीएम है। हु इज रिसिपिएंट ऑफ सर्विस? बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म। दैट मीन्स आपको अच्छे से पता है,
आरसीएम में रिसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स। अरे हाँ की ना, हाँ सर। हाँ यस सर। या सर। लिख लो, याद नहीं आएगा, एग्जाम्पल गणपति पंडाल लिख लो। एक्सक्यूज मी। ये सब लिख लेना चाहिए, मैंने कौन सा एग्जाम्पल दिया था, गणपति पंडाल का या गरबा का। तो इससे क्या होगा, आपको याद आ जाएगा, अरे हाँ हमारी ट्यूबलाइट जल, मतलब आपकी पूरी ट्यूबलाइट जल जाएगी, सीधी सी बात। चलिए बहुत अच्छी बात, आगे चलने की कोशिश करते हैं। आगे ये 5 और 5A है, 5B भी है, लेकिन मैं 5 और 5A पहले आपको दिखाना चाहूंगा। अब आपको ये 5 और 5A एक साथ पढ़ाएंगे, ठीक है ना। ये 5 और 5A, इसका एक एनालिसिस बहुत अच्छा टेबल पेज नंबर 62 पे बना के दिया है, आप लिख लो, लेकिन उस पर मैं बाद में आता हूँ। पहले बहुत आसान है, सर्विसेज सप्लाइड बाय, कौन दे रहा सर्विसेज? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, यानी गवर्नमेंट वाले सारे, टू अ बिजनेस एंटिटी, बस यहीं तक पढ़ो। यानी किसी भी तरह की कोई भी सर्विस सप्लाइड बाय गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, किसको? बिजनेस एंटिटी को। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, अगर एनी बिजनेस एंटिटी लोकल टैक्सेबल टेरिटरी को सप्लाई करती है। अब मुझे बताओ, ये बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? कहीं लिखा है क्या? नो सर। नो सर। हाँ, मतलब सर आरसीएम के लिए तो फिर वो अनरजिस्टर्ड को भी रजिस्टर्ड बनना पड़ेगा, ऐसा कुछ लिखा है क्या रजिस्टर्ड हो कि नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा था। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक चीज लिखा, एक्सक्लूडिंग। एक्सक्लूडिंग मतलब इनको छोड़ के, इनको छोड़ के मतलब इन सर्विसेज पे नो आरसीएम, इन पे आरसीएम नहीं है। मतलब क्या है? फॉरवर्ड चार्ज। क्या है? फॉरवर्ड चार्ज। सर, रेंटिंग ऑफ रिमूवेबल प्रॉपर्टी एंड सर्विसेज स्पेसिफाइड बिलो, सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, बाय ऑफ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस एंड एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू पर्सन अदर देन। अरे खुद से खुद को देंगे तो जीएसटी लगाएंगे क्या कभी भी? कॉमन सेंस। Other than central government, state government, unit local authority, services in relation to aircraft or vessel inside or outside the presence of port, airport, transport of goods or passenger. Transfer goods passenger में क्या आता है? रेलवे। ट्रेन। रेलवे। रेलवे वाले आपको, अरे सर्विस प्रोवाइडर कौन है यहाँ पे? ये लोग है, ये सेंट्रल, स्टेट, यूनिट टेरिटरी। कौन आता है? रेलवे आती है। महाराष्ट्र स्टेट की बस, एसटी बस, अरे हाँ ना, स्टेट ट्रांसपोर्ट बस सुना है ना, Yes, sir. एसटी बस स्टैंड है ना गणेशपेट में अपने। ये हो गए सर्विस ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर। गुड्स भी ट्रांसपोर्ट करती ना, रेलवे ट्रांसपोर्ट करती। तो समझ में आ रही कि बात? समझ में आ रही कि नहीं? यस हाँ सर। सर। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ा 5A पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सर्विस सप्लाइड बाय, वही सेंट्रल, स्टेट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सर अभी आपने बोला ये रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे आरसीएम नहीं है। हाँ नहीं है, देख लो ना, एक्सक्लूडिंग बोला ना। देखिए, इसके लिए थोड़ी अलग बात भी बोली है। अगर वो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सप्लाई सेंट्रल, स्टेट और यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी करते हैं, किसको? टू अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सीजीएसटी एक्ट। यहाँ पे रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम क्या लिखता हूँ, रुको लिखता हूँ, कोई फर्क, सही लिखते ना, हाँ, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे पर्सन क्या चाहिए? रजिस्टर्ड होना चाहिए। मतलब 5 और 5A को अगर मिलाते हैं तो हम ये कहना चाहेंगे, अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस और दूसरी वो सर्विसेज को, सिर्फ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को छोड़ दिया जाए, तो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, देखो सर्विस प्रोवाइडर कौन है? गवर्नमेंट। और सर्विस रिसीवर कौन है? अगेन यहाँ पे बिजनेस एंटिटी। 5 के अंदर है बिजनेस एंटिटी, और 5A के अंदर है एनी पर्सन हु इज रजिस्टर्ड, इंडिविजुअल, एचएफ, एओपी, बीओआई, बॉडी पर कोई भी हो सकता है, बट रजिस्टर्ड होना चाहिए। बात समझ लेना मेरी बात। यानी आप ये कह सकते हो, सर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी
अगर एनी बिजनेस एंटिटी को दे रहे हैं और वो अनरजिस्टर्ड है, समझे, रेंटिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस गवर्नमेंट ही दे रही है, एनी बिजनेस एंटिटी को दे रही है और वो अनरजिस्टर्ड है, तो आरसीएम लगेगा क्या? नहीं सर। नहीं नहीं। सर। रेंटिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस अगर गवर्नमेंट दे रही है, किसी भी पर्सन को दे रही है और वो रजिस्टर्ड है, आरसीएम लगेगा क्या? यस सर। यस सर। समझ में आई क्या कहानी? Yes, हाँ sir. सर, समझ गया। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत सही जा रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही जा रहे हैं। अभी कैसा मजा आता, मेरे को भी अच्छा लगता। हाँ, जोश बढ़ा रहे हैं आप। अब एक काम करो ना, ये देख लेते हैं, ये देखो और इसको पढ़ो, 2 मिनट लगेंगे, प्लीज पढ़िए, मैं बैठा हूँ यहीं पे, 2 मिनट लगेंगे, पढ़िए। कितना अच्छा फ्लो चार्ट बनाया है, नहीं? समझ में आया क्या, बताओ? यस सर, समझ गया। समझ गए ना? अब वो वहां पे लिख लो, सी पेज नंबर 62 लिख लो, लगे तो वहां पे, और फ्लो चार्ट ये भी लिख सकते। अच्छा, मैंने लिखा हुआ है, ओके, पेज 62 और फ्लो चार्ट, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब ये दोनों फालतू है, पढ़ो ठीक, नहीं पढ़ो ठीक। सर्विस मतलब नहीं आएगा एग्जाम है, मेरी गारंटी। सर्विसेज सप्लाइड बाय एनी पर्सन बाय वे ऑफ टीडीआर, ट्रांसपोर्ट या एफएसआई। देखो बेटा, आपको ये चीज पता है कि अगर अपने को एफएसआई मतलब क्या होता है, फोर्स प्लेस इंडेक्स, मतलब क्या होता है, जैसे आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और वो 10,000 स्क्वायर फीट की है, मान लो वो प्रॉपर्टी रामदास पेट में, ठीक है, तो रामदास पेट की एफएसआई है 1:1, मतलब 10,000 स्क्वायर फीट में आप कंस्ट्रक्शन कितना कर सकते हैं? 10,000 स्क्वायर फीट का ही कर सकते हैं। लेकिन आपको 20,000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फ्लोर स्पेस इंडेक्स बढ़ाना पड़ेगा, यानी जो एक्स्ट्रा 10,000 स्क्वायर फीट के आपको ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स खरीदने। और ये ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट किसी से भी आप खरीद सकते हैं। तो सर टीडीआर किसके पास रहते हैं? मान लो गवर्नमेंट किसी बेचारे इंसान की जमीन कंपलसरी एक्वायर करती है, यशा, यस सर। किसी की जमीन कंपलसरी अगर एक्वायर करती है, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उस केस के अंदर गवर्नमेंट उसको पैसे, कभी कभी नहीं, गवर्नमेंट तो कंगाल है, पैसे नहीं है तो गवर्नमेंट क्या देती है? टीडीआर देती है। फिर वो आदमी वो टीडीआर रख के ऐसा कोई इंसान ढूंढता है जिसको, मतलब कि जिसको टीडीआर खरीद ले, कंस्ट्रक्शन जरूरत से ज्यादा करना, ठीक है। उस केस में वो टीडीआर बेच के पैसे कमाता है। मान लो अपना सौदा होता है 10,000 स्क्वायर फीट, टीडीआर 2,000 रुपए में आप बेच देते हो, तो 2 करोड़ रुपए वो बिल्डर आपको दे देगा और आप उसको टीडीआर दे दोगे, अब वो 20,000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन कर सकता है। आई क्या बात समझ में? तो यहाँ पे प्रमोटर कौन है? बिल्डिंग बनाने वाला। और देने वाला कौन है? टीडीआर, एनी पर्सन। तो सर्विस दी कि नहीं दी? हाँ, सर्विस तो दी। अरे एनीथिंग अदर देन गुड्स इज सर्विस। आपको पता है सर्विस का स्कोप कितना ज्यादा है? हाँ नहीं सर। नहीं, दूसरे चैप्टर में बताया था, दूसरे में बताया था, पहले में बताया था, दूसरे में बताया था, नहीं दूसरे। पहले में बताया था यार, दूसरे में बताया, नहीं पहले में बताया था ना, दूसरे में, सॉरी दूसरे में बताया। एनीथिंग अदर देन गुड्स इज सर्विस, सीधी सीधी बात। ठीक है, तो ये क्लियर है क्या? रिवर्स चार्ज लगेगा तो प्रमोटर टैक्स भरेगा, सर्विस रिसिपेंट इज लायबल टू पे टैक्स, यू नो वेरी वेल दैट, ठीक है। ऐसा ही एक और है साईसी, कभी एग्जाम में नहीं आने वाले, चिंता मत। Long term lease of land 30 years or more made by person against consideration in the form of upfront। अब ये लीज रेंट, लीज चार्जेस है, अब कोई भी नाम हो सकता है। अपफ्रंट अमाउंट, जिसको प्रीमियम बोलो, सलामी बोलो, कॉस्ट, प्राइस, डेवलपमेंट चार्जेस, और बाय अदर नेम, कोई भी नाम से, या पीरियोडिक रेंट दिया जा रहा है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट बाय प्रमोटर। अब वही अगेन एनी पर्सन प्रमोटर को दे। आई बात समझ में? लॉन्ग टर्म लीज दे, समझे नहीं समझे? हाँ सर। इस पे भी रिवर्स चार्ज लगेगा। सिक्स्थ वाला वेरी इंपॉर्टेंट, बोलो बेटा क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर तो छोटा सा दिख रहा है, हाँ दिख रहा है छोटा, छोटा हुआ तो क्या हुआ, छोटे लोग बड़े खोटे होते हैं, ठीक है। और ये बड़ा भारी है, भारी यानी मतलब
एग्जाम में आना तय है, समझ लो बात। 16 एंट्रीज में से एंट्री नंबर 6 लिख लो, मेरी बात लिख लो, एंट्री नंबर 6, एंट्री नंबर 15, एंट्री नंबर 16, और वैसे तो ये 3 तो गारंटीड है, 3 में से कुछ तो गारंटीड है, और एक थोड़े से चांस इसके हो जाते हैं 9 और 9 के, चांस हो सकते हैं, जरूरी नहीं आएंगी, पहले समझ रहे ना, चांसेस है, थोड़ा आ सकते, जरूरी नहीं है, ठीक है। 9 है, चांसेस है, आएगा कि नहीं आएगा गारंटी। लेकिन बेटा ये जो 6 है इसका आना तय है, इसको कोई नहीं रोक सकता। क्या मैंने बोला? कोई नहीं रोक सकता, आएगा। अब इसके बाद भी नहीं आए तो मैंने क्या बोला, क्या खराब है अपनी किस्मत, बहुत ज्यादा खराब है, समझ लेना कि भैया इतना सर ने बोलने के बाद भी नहीं आया। वैसे तो ये है बड़ी आसान, सीधी सी छोटी सी दिखती है बेचारी, देखो ना, है ना। इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। मई में एग्जाम हुई तो वैसे नहीं होने वाली, लेकिन अगर हुई तो ठीक मई वाला टाइम, लेकिन नहीं तो नवंबर में तो कंफर्म। बहुत आसान है वैसे ये। सर्विस सप्लाइड बाय डायरेक्टर, मेरे एक एक वर्ड को तवज्जो देना, ध्यान से सुनना, हर वर्ड का जो भी बोलूंगा उसका एक इंपॉर्टेंस है। सर्विस इज सप्लाइड बाय डायरेक्टर। अब आपको पता है डायरेक्टर विभिन्न प्रकार के होते हैं, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, पार्ट टाइम डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, अमका डीम का, अरे हाँ ना, बहुत तरह के होते हैं। अभी वो झगड़े में नहीं जाते, ठीक है। ऑफ अ कंपनी, कंपनी के डायरेक्टर रहते, कंपनी के अलावा और किसका डायरेक्टर रहता है ना, इस कंपनी का ही रहता है, क्या बॉडी कॉर्पोरेट, टू सेड कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। अच्छा अच्छा, मतलब क्या हो रहा सर, डायरेक्टर सर्विस दे रहा है किसको, जिस कंपनी में वो काम करते हैं। अरे हाँ ना, देखो ना, Yes, sir. तो सर्विस प्रोवाइडर कौन हुआ, डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। सर्विस रिसीवर कौन हुआ, कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेटेड लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। सर इसमें क्या है, तो बहुत आसान है। हाँ आसान तो था, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको आसान नहीं रखा, बहुत बदमाश। एक काम करो ना, थोड़ा आगे चलते हैं, पेज नंबर मैं भूल गया, नहीं तो आपको अभी बता दिया उसका। पेज नंबर 61 निकालिए, हाँ यहाँ लिख लीजिए बच्चों, सी पेज 61, ठीक है। क्या है, इनका पेट भरता नहीं है, बड़े बदमाश लोग अपने गवर्नमेंट, ठीक है। अब ये पढ़ा तो मैं सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसके पढ़ाने के पहले मैं अपने तरीके से थोड़ा आपको पढ़ाता हूँ, उसके बाद आप इसको पढ़ लेना। आप याद करो शेड्यूल 3 जो मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, उसका नाम क्या है, क्या था शेड्यूल 3 में? अरे भगवान, पिछले चैप्टर में वीडियो दिए थे ना, नेगेटिव लिस्ट। नेगेटिव लिस्ट याद है क्या, बोलो जल्दी। क्या हो, क्या था उस नेगेटिव लिस्ट, क्या थी वो नेगेटिव लिस्ट, थी क्या, सप्लाई मानेंगे कि नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे। है, सप्लाई होगा, सर्विस दी होंगी, लेकिन हम नहीं मानेंगे। उसमें सबसे पहला था एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, याद है क्या? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। बहुत बढ़िया, बस इतना याद कर लो, मेरा काम हो जाता, ठीक है। बहुत सही जा रहे बेटा, बहुत सही जा रहे। अब हुआ क्या, ये गवर्नमेंट बड़ी बदमाश है, ये तो इतना सा बेचारा लिखा था सब अच्छा खासा, इन्होंने क्या किया, अभी कोई नहीं लिखेगा, मैं समय दूंगा लिखने के लिए, क्या आप लिखते हो ना तो आप बोलना भूल जाते हो, ठीक है। एक नोटिफिकेशन आया, नहीं नोटिफिकेशन नहीं सर, सर्क्यूलर आया था, सॉरी सर्क्यूलर आया। सर्क्यूलर का नंबर तो मुझे याद नहीं है, लेकिन डेट जरूर याद है। डेट आया 10/6/2020 को एक सर्क्यूलर आया। तो सर्क्यूलर में गवर्नमेंट ने थोड़ी सी काड़ी करी। क्या काड़ी करी? ये सर्क्यूलर बेसिकली था क्लैरिफिकेशन। क्या था ये, लिख लो यहाँ पे, ये अब बाद में लिख लो, सॉरी, क्लैरिफिकेशन था। क्लैरिफिकेशन व्हाट, ऑन लेवी, वैसे भी हम लेवी पढ़ रहे, लेवी ऑफ जीएसटी ऑन डायरेक्टर रेन्यूमरेशन। डायरेक्टर रेन्यूमरेशन एक्चुअली होता क्या है, अलग अलग नाम से देते हैं, कई नाम है इस डायरेक्टर रेन्यूमरेशन के। सैलरी हो सकती है, सिटिंग फीस हो सकती है, बोर्ड मीटिंग फीस हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, मतलब अलग अलग नाम से इनको रेन्यूमरेशन दिए जाते हैं।
तो इन्होंने क्या किया, सर्कुलर निकाला, उस पर क्लैरिफिकेशन कि भैया उस पर हम जीएसटी किस हिसाब से लगाए, ठीक है। क्योंकि अगर शेड्यूल 3 के अंदर आता है, समझना बात, शेड्यूल 3 में क्या है, नेगेटिव लिस्ट। नेगेटिव लिस्ट यानी सैलरी, सैलरी के ऊपर कभी जीएसटी लग सकता है? नहीं सर। No, sir. अच्छा, डायरेक्टर को रेन्यूमरेशन के अलावा, रेन्यूमरेशन के अंदर सैलरी भी तो एक चीज होती है कि नहीं होती है? हाँ सर। होती है। तो इन्होंने क्या किया, इस इनडायरेक्ट टैक्स को, बड़ा मजेदार सर्कुलर है, उसको इस जीएसटी को डायरेक्ट टैक्स से थोड़ा लिंक कर दिया। अच्छा सर, ये कैसे, बताता हूँ। 3 चीजों में मैं ये क्लेरिफाई करता हूँ, आप अभी मत लिखो प्लीज, रिक्वेस्ट है, मैं बोलूं जब लिखिएगा। मैं 3 पार्ट में इसको बांट रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने भी 3 में ही बांटे। पहला पार्ट, मतलब ये मैं मेरे तरफ से समझा रहा हूँ, चीज समझ लेना। एक यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं आप, लिखने के लिए, एक मिनट, 2 कॉलम जो बना रहा है इनका नामकरण कर देते हैं थोड़ा सा। नामकरण कुछ इस प्रकार है कि भैया पहले इसके अंदर मैं कैटेगरी बना रहा हूँ, मतलब कैटेगरी ऑफ डायरेक्टर। या डायरेक्टर का रेन्यूमरेशन, ठीक है, आरईएम लिख रहा हूँ, रेम्युनरेशन, और जीएसटी एप्लीकेबिलिटी, जीएसटी एप्लीकेबिलिटी पे क्लैरिफिकेशन जो आया है। स्पेलिंग गलत हो जाए तो माफ कर देना, गलत है ही। क्लैरिफिकेशन, ठीक है। अब मैं पहली चीज आपको कहना चाहता हूँ, मुझे एक बात बताए, पहले नहीं, एक काम करता हूँ, दूसरी चीज पहले लेता हूँ, नहीं पहली चीज ही पहले लेता हूँ। एक काम कर, देखो, पहला, डायरेक्टर को सैलरी दी जाती है कि नहीं दी जाती, बस मुझे इस चीज का बताओ। सर दी जाती है। सैलरी दी जा रही है, और साथ ही साथ, मतलब एंड, वो डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉई है। सैलरी दी जा रही है और वो डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉई है, बोलो हाँ कि ना? यस सर। और वो जो डायरेक्टर रेन्यूमरेशन, जो भी डायरेक्टर को पैसा दे रहे हैं, वो सैलरी ही डिक्लेयर कर रहे हैं, कंपनी वाले सैलरी ही मानेंगे, बोले हम ठीक है सैलरी मान रहे हैं। और साथ ही साथ प्लस सीडीएस, कौन सा सेक्शन, कौन सा सेक्शन? हाँ 192। शाबाश, भूल गए नालायको। 192 सेक्शन में टीडीएस कटता ना बेटा, सैलरीड एम्प्लॉय का। यस sir. सर। याद आया क्या? बस इतना बता दो मेहरबानी करके, याद आया है, ठीक है। 192 ऑफ इनकम टैक्स, अगर उसको जो सैलरी दी आपने उसका टीडीएस आप सेक्शन 192 में काट रहे हो, जीएसटी लगेगा क्या? बस इतना बताओ। कॉमन सेंस, ये कहाँ कवर हो जाएगा? दिस इज कवर्ड इन स्कोप ऑफ शेड्यूल 3। याद करो, नेगेटिव लिस्ट में कवर्ड हो गया सर, ये तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हो गया, जीएसटी लगने का सवाल ही नहीं। अरे आरसी, अरे पहले मुझे बात बताओ, आरसीएम तो दूर की बात है ना, पहले ये तो बताओ जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा। जीएसटी लगेगा तो आरसीएम बेसिस पे लगेगा, ऐसा एंट्री नंबर 6 कहती है, लेकिन जीएसटी लगेगा कि नहीं पहले ये तो बताओ। अरे लगेगा ही नहीं तो क्या आरसीएम और क्या फॉरवर्ड चार्ज? अरे हाँ कि ना? पहले तो बताना पड़ेगा ना कि इंसान है कि नहीं है, इंसान के बाद पता चलेगा ना हिंदू है कि मुसलमान है। नहीं समझ रहे? हाँ सर, समझ अरे हाँ ना, देखो कवर्ड,
कवर्ड इन, अगर शेड स्कोप, आप लिख रहे हो क्या? मैं बोल रहा हूँ, मैं टाइम दे रहा नहीं हूँ। लिख रहे हैं सर, नहीं लिख लिखना नहीं, बिल्कुल नहीं लिखना, टाइम दे रहा हूँ आपको, आराम से ही पढ़ना है ना, 4-5 लेक्चर ज्यादा लगेंगे, चलेगा ना? हाँ प्लीज सर, करना है हाँ। ना, तो Yes, बिल्कुल आराम से sir. चलो, नहीं तो उतना सा भी पढ़ा के छोड़ देता, आपको पता ही नहीं। अगर सही में चौथे पांचवे एंट्री में आप जवाब नहीं देते ना, मैं 6 एंट्री सिर्फ उतना सा पढ़ा देता और छोड़ देता, मजाक नहीं करते, जान दो, उनको समझना ही नहीं है, मेरे क्या है, फिर एग्जाम में रोते रहते थे। ठीक है, हाँ, तो कवर्ड इन स्कोप ऑफ शेड्यूल 3, बहुत बढ़िया, कवर्ड इन स्कोप ऑफ शेड्यूल 3, यानी इसका मतलब बताओ जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं नो लगेगा। नो sir. नो, लगेगा. यानी मैं यहाँ पे लिखता हूँ नो जीएसटी इज अट्रैक्टेड, नो जीएसटी इज अट्रैक्टेड। अब सर जब जीएसटी अट्रैक्ट नहीं है तो क्या नॉर्मल और क्या रिवर्स, काम खत्म। क्लियर है पहला पार्ट? बोलो हाँ, नहीं बोलो Yes, sir. हाँ सर। अब मैं आपको दूसरा पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों, जरा मेरी बात ध्यान से सुनिए। सेकेंड पार्ट, रेन्यूमरेशन दे रही है कंपनी, समझना बात, रेन्यूमरेशन दे रही है, रेम्यूनरेशन दे रही है किसको? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, ठीक है, रेन्यूमरेशन टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, या फिर उस डायरेक्टर को, और टू दोज डायरेक्टर्स who are not employees of company, ऐसे डायरेक्टर को, चाहे वो इंडिपेंडेंट है या फिर ऐसे डायरेक्टर है जो एम्प्लॉय नहीं है कंपनी के, मुझे बताओ ये रेन्यूमरेशन टीडीएस के कौन से सेक्शन में जाता है? भूल गए ना सर? 194J. 194J. शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, खुश हुए हम। 194 याद है क्या? प्रोफेशनल सर्विस वगैरह तो? Yes. अरे याद है Yes, क्या? sir. बहुत बढ़िया। अब क्या प्रोफेशनल सर्विस वगैरह वगैरह ऐसा कुछ शेड्यूल 3 में आपने देखा था? No, sir. कहाँ था शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट में ये सब? मतलब ये है, इट इज आउटसाइड, इट इज outside the scope of schedule 3। ओके, शेड्यूल 3 के नेगेटिव नहीं है, मतलब पॉजिटिव है, यानी जीएसटी लगेगा कि नहीं? यस, लगेगा। देयरफॉर टैक्सेबल, ब्रैकेट में जीएसटी लिख देता हूँ, ठीक है, देयरफॉर टैक्सेबल। एक और चीज बता दो ना, रिवर्स चार्ज है कि नहीं इस पे? हाँ सर, अभी तो आपने पढ़ाया था। अरे देखो ना, रिवर्स चार्ज लगेगा हाँ ना? सर। ये देखो 5-6 नंबर देख लो और एक बार। सर्विसेज सप्लाइड बाय डायरेक्टर बराबर 6, ठीक है, यस सर, रिवर्स चार्ज लग जाएगा। RCM बड़े अक्षर में लिख रहा हूँ, इज एप्लीकेबल, नहीं कलर चेंज करूंगा, मजा आ रहा है। RCM इज एप्लीकेबल, जिंदगी में इतनी अच्छी राइटिंग नहीं निकाली मैंने। चलिए ठीक है, और कुछ पढ़ाएंगे और कुछ आपको पढ़ाना चाहेंगे? हाँ ये कर, चलो ठीक है। एक चीज और बता दूं, अब यहाँ हो सकता है आपको कंफ्यूजन थोड़ा, लेकिन बस एक ही मंत्र है, जितना पढ़ाया उतना ही दिमाग लगाना, जितना लिखा है उतना ही दिमाग लगाना, अपने मन से दिमाग नहीं लगाना, ये चीज पे स्ट्रिक्ट रहना, तो आपको जम जाएगा। ठीक है क्या बेटा? मैं चल रहा हूँ आगे, ठीक है, तीसरा थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कंफ्यूजिंग है, ठीक। अब समझना बात, डायरेक्टर रेन्यूमरेशन, डायरेक्टर को रेन्यूमरेशन तो दे रहे हैं हम, ठीक है, लेकिन वो जो रेन्यूमरेशन है ना,
वो हमारा दो पार्ट में बटा हुआ है, हम लोग उसको बुक्स में दो अलग अलग पार्ट में डालते हैं। मतलब किसी चीज को तो हम बोलते हैं कि सैलरी, डायरेक्टर की सैलरी, और किसी चीज को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, अदर देन सैलरी। रेन्यूमरेशन अदर देन सैलरी, ऐसा होता है कि नहीं? एग्जाम्पल दे सकते हैं इसका? सैलरी का तो क्या एग्जाम्पल, सैलरी मतलब सैलरी। अदर देन सैलरी मतलब जैसे सिटिंग फीस, डायरेक्टर सिटिंग फीस नहीं रहती, याद है क्या? Yes, sir. इस टाइप के कुछ एग्जाम्पल रहते हैं। एडिशनल रेन्यूमरेशन, मैनेजर जैसे टर्नओवर बेस्ड कमीशन, टर्नओवर पे कमीशन देते हैं डायरेक्टर को। और भी कुछ दे सकते। तो ये क्या, दोनों तो रेन्यूमरेशन है। देखो डायरेक्टर को आप दे रहे हो पैसा, वो तो रेन्यूमरेशन, लेकिन कुछ है सैलरी, कुछ है अदर देन सैलरी। समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. मुझे बताओ, सैलरी पे तो सेक्शन 192 वाला हिसाब रहता है, आपको पता है ना? और इस पे क्या हिसाब रहता है? 194 सेक्शन 194 जे। बहुत बढ़िया बात है। अब मुझे बताओ, अगर डायरेक्टर को सैलरी दी जा रही है, ये शेड्यूल 3 में कवर्ड है क्या? हाँ, कवर्ड इन शेड्यूल 3। सर आप तीसरा क्यों लिखा रहे हो, मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तीसरे इसमें डायरेक्टर चाहे आपका इंडिपेंडेंट हो, चाहे डिपेंडेंट हो, चाहे फुल टाइम हो, चाहे पार्ट टाइम हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे नॉन एग्जीक्यूटिव हो, कोई भी रहे, मुझे कोई मतलब नहीं। अगर सैलरी बोल के दिया और आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में अगर सैलरी किया और सेक्शन 192 में आपने काटा टीडीएस, तो इसका मतलब फिर शेड्यूल 3 के अंदर वो कवर्ड हो जाएगा और फिर किसी तरह का कोई जीएसटी लगने का सवाल ही नहीं उठता। बोलो बात समझ में आई क्या? हाँ सर। Yes, हाँ sir. सर। यहाँ लिख देता हूँ नो जीएसटी। तो क्या रिवर्स चार्ज और क्या फॉरवर्ड चार्ज। अब समझो मैं यहाँ लिखता हूँ रेन्यूमरेशन अदर देन सैलरी। इसका क्या होगा सर? ऐसा भी होता है जिसको रेन्यूमरेशन अदर देन सैलरी बोलते हैं। तो ये बताइए शेड्यूल 3 कवर्ड है क्या? नो, नॉट कवर्ड इन शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 में ये कुछ भी कवर्ड नहीं है। यानी अब जीएसटी लगेगा? यस, Yes. आरसीएम बेसिस पे जीएसटी लगेगा। क्लियर है क्या इतना? यस सर। Yes, sir. अब इतने से बात नहीं बनेगी, दो क्वेश्चन करा देता हूँ आप लोग को, ठीक है ना? तो एक 2 मिनट दूं, ये छाप लेते तब तक। हाँ सर। यस सर। इसको लिखिए, आपको 2 मिनट का समय, 2-3 मिनट जितना चाहिए इसको लिखिए, फिर मैं क्वेश्चन करा दूं। ठीक है बेटा, लिखिए।
हो गया बेटा लिख के? हो गया सबका लिख के? सर 2 मिनट। डन सर। आगे चले? यस। चलिए एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल देखिएगा वैसे। चलिए का भी एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल आप साइमल्टेनियसली लिख सकते हो, क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ मैं इस तरह का, आप लिख सकते हो साइमल्टेनियसली। क्वेश्चन ये है, मान लीजिए मिस्टर ए नाम का एक आदमी है और ये डायरेक्टर है किसमें, XYZ नाम की कंपनी, XYZ लिमिटेड में ही इज डायरेक्टर। और ये डायरेक्टर को ये जो कंपनी है ये 2 चीज देती है। क्या देती है? एक तो देती है सिटिंग फीस, मान लीजिए 25,000 रुपए देती है, और इसको सैलरी भी देती है 1,50,000। जल्दी बता दो किस पे जीएसटी है किस पे नहीं। सिटिंग फीस के ऊपर जीएसटी लगेगा मीटिंग पे लगेगा। और वो जो जीएसटी रहेगा वो आरसीएम बेसिस पे रहेगा। सही है बात कि नहीं है? यस सर। ये तीसरा पॉइंट जो पढ़ाया था वो बोलता है, ठीक है। अब सैलरी पे क्या होगा? नहीं लगेगा। नो जीएसटी। कारण सीधी बात है, शेड्यूल 3 में कवर्ड है। सीधी सीधी बात लिख डाल। समझ में आई क्या बात? ये एग्जांपल समझ में आएगा? सर ये तो चिल्लर था, आपने नया क्या? हाँ, अब इसमें मैं काड़ी कर रहा हूँ, थोड़ी सी काड़ी। अगेन जितना पढ़ाया उतना दिमाग में रखना। काड़ी कुछ ये है, एक फर्म है, उस फर्म का नाम है ABC एंड कंपनी। एग्जाम्पल कंटिन्यू हो रहा है, आगे की कहानी। और उस ABC एंड कंपनी में जो हमारा मिस्टर ए है ना, ये पार्टनर है। क्या है? पार्टनर।
समझे कि नहीं समझ गए? एबीसी कंपनी मिस्टर ए पार्टनर है, बराबर। और मिस्टर ए डायरेक्टर भी तो है, बोलो ना। मिस्टर ए XYZ में डायरेक्टर भी, अभी बताया था। Yes, अब sir. कहानी कुछ यूं बनती है कि बेटा ये जो आपका एबीसी एंड कंपनी है ना, ये प्रोफेशनल सर्विसेज देती है। किसको? XYZ लिमिटेड को। क्या देती है? प्रोफेशनल सर्विस। ये वो कंपनी है जिसमें मिस्टर ए पार्टनर है और मिस्टर ए XYZ का डायरेक्टर भी है। सिचुएशन समझे कि नहीं, बस इतना बता दो। Yes, sir. समझ गए। समझ गए। जीएसटी लगेगा क्या? हाँ सर, जीएसटी तो लगना ही है। प्रोफेशनल सर्विस दिया और XYZ बदले में पेमेंट करेगा। अरे पेमेंट नहीं करेगा क्या XYZ लिमिटेड एबीसी एंड कंपनी? पेमेंट करेगा ना? Yes, sir. समझ ही नहीं रहा, मालूम नहीं क्या हो गया। पेमेंट करेगा और उसने प्रोफेशनल सर्विसेज दी, कोई भी प्रोफेशनल सर्विस होगी, अपने को उससे क्या करना है। मेरा सवाल है जीएसटी लगेगा क्यों? Yes, अरे sir. जीएसटी तो लगेगा ही ना, एबीसी रजिस्टर्ड फर्म है, समझ लो, रजिस्टर्ड फर्म है, सर्विस दी। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है, रिवर्स चार्ज लगेगा क्या? सही क्वेश्चन तो ये है सर, बोलिए, रिवर्स चार्ज लगेगा? नो सर। नो नो, किसी के दिमाग में ये ऐसा तो नो। आरसीएम क्या लिखा था? आरसीएम के लिए डायरेक्टर ने कंपनी को सैलरी के अलावा कुछ भी सर्विसेज दी और कंपनी ने इसको रेम्यूनरेशन दिया, तो आरसीएम लगेगा। ऐसा ही पढ़ाया था, सर। यस सर। ऐसा ही पढ़ाया था। इसमें काहे का आरसीएम? कुछ नहीं, फॉरवर्ड चार्ज। एबीसी क्या करेगा? कलेक्ट करेगा जीएसटी। किससे कलेक्ट करेगा? XYZ से, फ्रॉम, और पे कर देगा गवर्नमेंट। समझ रहे नहीं समझ रहे? फॉरवर्ड चार्ज, इसे क्या कहते हैं बेटा? फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड बोलो, नॉर्मल बोलो, जो आपकी क्लियर है क्या? छापना है छाप लो, एग्जाम्पल अच्छा है। छाप लिए क्या? लिख लिए मतलब? यस सर। यस सर। बहुत अच्छा, सही जा रहे हैं आप लोग, एकदम सही जा रहे हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करा लेता हूँ। चलो, अब क्या है, कोई भी आपको तो पता है, अपनी यहाँ से बात निकलती तो दूर तक जाती है, ठीक है, दूर तलक जाएंगी अपनी बात। एक क्वेश्चन करा देता हूँ, इससे भारी क्वेश्चन एग्जाम। अब एग्जाम में कुछ भी आ जाए, आपको नींद में भी उठा के बोलेंगे, अरे वो डायरेक्टर को ये दिया, रुक जीएसटी लगेगा आरसीएम से हिसाब से, अरे ये सैलरी दिया, नहीं 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 नहीं, वो सैलरी शेड्यूल 3 में कवर्ड होगी, वो बात ही मत करो हमारे से, नहीं क्या? एक और क्वेश्चन एग्जाम्पल देखिए, कलर अच्छा नहीं आ रही। मैं आपको देखिए, मैं कुछ आइटम बताता हूँ, आइटम कितने। देखिए पहला आइटम, ठीक है, टेबल जैसा बना, आप नोट करिए साथ साथ में बेटा, क्वेश्चन है ये। हाँ, आपको नोट कर, अरे टेढ़ी लाइन होती, नोट करना है आप लोगों को, ठीक है। पहली चीज, रेन्यूमरेशन पेड टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर and TDS under section 194J is deducted. अमाउंट है 1 लाख रुपया। बस हो गया ना? 1 लाख, ठीक है, 1 लाख रुपये। सेकेंड है सिटिंग फीस टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, 30,000। तीसरा, रेन्यूमरेशन पेड टू नॉर्मल डायरेक्टर
and TDS under section 192 is deducted. 1.5 लाख समझ। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। सब मैं उम्मीद कर रहा, मैं कुछ भी पूछ सकते, लेकिन क्वेश्चन तो आएगा बेटा, ये तो कंफर्म है। चौथा, रेन्यूमरेशन पेड टू होल टाइम एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। लो जाओ, टीडीएस के बारे में कोई जानकारी नहीं देता हूँ। होल टाइम डायरेक्टर को दिया होल टाइम और मैनेजिंग डायरेक्टर दिया मेरा, ठीक है। 5वां, सैलरी पेड टू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड पार्ट टाइम डायरेक्टर। जाओ, हर तरह के डायरेक्टर कवर कर रहा हूँ। दिया क्या सर? सैलरी दिया ना, बहुत सही जा रहा है। और क्या कवर करो? 1 बजे। हाँ, रेन्यूमरेशन पेड टू डायरेक्टर फॉर प्रोफेशनल सर्विस एंड TDS under section 194J is deducted. अमाउंट 1,30,000 समझ लो। और एक लास्ट है 7, सिटिंग फीस इंडिपेंडेंट हो गए। हाँ, इंडिपेंडेंट होल टाइम डायरेक्टर, जो हमारे कंपनी का एम्प्लॉय रहता है, होल टाइम डायरेक्टर। समझ में आएगा बच्चों? अमाउंट क्या, वही 30,000 ही रख लेते हैं यहाँ पे। अब मेरा सवाल आपसे ये सवाल है कि इनके अंदर किस किस अमाउंट पे जीएसटी लगेगा और आरसीएम, तो ऑब्वियसली लगेगा तो आरसीएम के हिसाब से लगेगा, है ना। तो कितना होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई, बताइए। पहला आप ही बताओ, पहला जोड़ू कि नहीं जोड़ू? Yes, sir. जोड़ो सर। फर्स्ट वाला रेन्यूमरेशन पेड, यस, जीएसटी अट्रैक्ट होगा 1 लाख। समझ रहे नहीं समझ रहे आप लोग, भगवान जाने। Yes, sir. सेकेंड, सिटिंग फीस इंडिपेंडेंट अट्रैक्ट होगा नहीं होगा? हाँ सर। जोड़ो Yes, सर। sir. जोड़ो सर, ये जोड़ू बेटा। तीसरा, नहीं। ओ सर। हाँ नहीं सर, हाँ नहीं। सर, जोड़ू क्या? नहीं 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 सर, क्या बात कर रहे हैं, शेड्यूल 3 आ जाएगा सर। चौथा जोड़ू? चौथा नहीं। क्यों हाँ सर, दोनों पड़ेगा ना। नहीं जोड़ेंगे? चौथा नहीं जोड़ेंगे। होल टाइम डायरेक्टर म्हणजे एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। होल टाइम डायरेक्टर मतलब एम्प्लॉय होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब एम्प्लॉय होता है। और उस मैंने वहां टीडीएस के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है, ना 194J लिखा है ना 192 लिखा है। रेन्यूमरेशन दिया होल टाइम डायरेक्टर को। बेटा आप ये जानते हो, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कुछ भी दिया तो वो सैलरी के डेफिनेशन में आता है। बोलो हाँ कि ना? Yes, sir. डायरेक्ट टैक्स। Yes, sir. Yes, तो यहाँ पे ये एम्प्लॉय माने जाते हैं, होल टाइम डायरेक्टर दिन भर वहां बैठने वाले। मैनेजिंग डायरेक्टर कभी भी कंपनी का एम्प्लॉय माना जाता है। कंपनी तक पढ़ा दिया क्या आपको लॉ में? no, sir. कंपनी तक नहीं पढ़ी आपने अभी तक? चालू है सर। फिर चल रहा अरे है। चालू, ओके। उसके अंदर आता है होल टाइम डायरेक्टर एम्प्लॉय माना जाता है, एमडी एम्प्लॉय रहता है जनरल कंपनी। हाँ तो भैया एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप म्हणजे सैलरी, सैलरी को वहां शेड्यूल 3 ने मना कर दिया। अरे हाँ ना, मना किया ना, ना ना नहीं जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे। अब बताओ, सैलरी पेड टू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड पार्ट टाइम डायरेक्टर, क्या करूं? नहीं जोड़ेंगे। नहीं जोड़े। यही तो तकलीफ है, जितना पढ़ाया उतना तो समझते नहीं। क्यों नहीं सर जोड़ेंगे? जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे? क्या एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एम्प्लॉय होते क्या कंपनी के? नहीं होते। पार्ट टाइम डायरेक्टर एम्प्लॉय होते क्या? नहीं होते हैं। तो उनको सैलरी नाम से दो, के सिटिंग फीस नाम से दो, कि अमका दो, के डिमका दो।
सैलरी ही कवर्ड है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होगा तो शेड्यूल 3 में कवर्ड है, नहीं तो कवर्ड ही नहीं है बच्चों। जोड़ेंगे, समझ रहे कि नहीं बताओ जल्दी। यस सर। तो उनको इसलिए इंडिपेंडेंट भी मान सकते हैं ना। मानना कुछ नहीं है यहाँ पे, मैंने बोला क्या इंडिपेंडेंट वर्ड लिखा क्या वही नहीं। अच्छा, आप बोल सकते हैं वैसा, लेकिन वैसा क्यों अपना दिमाग लगाते हैं, जैसा लिखा वैसा करो ना। मानना है मान लो, इंडिपेंडेंट भी चलता बोलो। चलो ठीक है। हाँ 1,30,000 बोलो। सर ये तो जोड़ेंगे सर, देखिए ना टीडीएस कटा है बोलते 194 है ना। अरे बोलो ना जल्दी। यस सर। अब आखिरी वाला बता ही दो हमको, नहीं लगेगा सर। आखिरी वाला बता दो। नहीं जोड़ेंगे। बस यही एक एक्सेप्शन है जो आगे आने वाला है चौथे चैप्टर में। एक बात ध्यान रखना, अगर सिटिंग फीस दी जाती है किसी को भी दो, चाहे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को दो, चाहे फुल टाइम डायरेक्टर को दो, चाहे अमके को दो, चाहे डिमके को दो, चाहे कैसा भी डायरेक्टर हो, सिटिंग फीस एक ऐसी चीज है, एक ही चीज है जिसको कभी भी सैलरी का पार्ट नहीं माना जाता। भूल गए लगता है। नो सर याद है। डायरेक्ट टैक्स में सेक्शन 192 पढ़ाया था, याद है क्या? यस सर। उसमें सिटिंग फीस के बारे में कुछ पढ़ाया था, याद है क्या? यस सर। देखो बच्चों, याद नहीं तो भी निकालना पड़ेगा अपने को, और कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा तो देखता हूँ मैं, कहीं ना कहीं तो होगा ही मेरे पास, ऐसा तो है नहीं। जीएसटी 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 टैक्सेशन 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 टैक्सेशन, कौन है ये बार बार आ रहा है जा रहा है? रुदुल भोयर, बस एक सेकंड। टैक्सेशन टैक्सेशन मॉड्यूल 2 में आप लोग नहीं क्या भूल जाते हो कोई कोई चीजें? नहीं क्या सर, हम बच्चे हैं, हम अभी भी तो पढ़ रहे बनना सर, हम तो क्या करेंगे सर। सीडीएस कौन सा चैप्टर था रे? 13वां चैप्टर था सर। सर आप भी तो भूल जाते हो। हाँ, हम नहीं भूलते। यहाँ मैंने, मुझे याद है पढ़ाया था डायरेक्टर सिटिंग फीस को सीडीएस में काटना है। किधर गया किधर गया किधर गया? कौन है ये पागल आदमी? ये देखो देख लो, मेरे पास सबूत है। क्या है मेरे पास? सबूत, गवाह। 194 जे पढ़ाया था, वहां लिखा था डायरेक्टर सिटिंग फीस, ये भी लिखा था ये अमेंडमेंट है, स्टार भी मारा, देख लो। देखो ये ऐड हुआ है अभी। अरे बोलो ना। यस मेरी सर। गलती है? नहीं मेरी गलती है क्या? बोलो। नो। अगर डायरेक्टर सिटिंग फीस सैलरी मानी जाती तो 192 में टैक्स टीडीएस कटता, हाँ कि ना? डायरेक्टर सिटिंग फीस को सैलरी नहीं माना जाता, सैलरी नहीं माना जाता तो शेड्यूल 3 में फंसेगा क्या? नॉट कवर्ड इन शेड्यूल 3। और शेड्यूल 3 में नहीं फंसा मतलब सप्लाई जीएसटी लगेंगे, मेरी लिस्ट नहीं है। समझे क्या आयुष? हाँ सर समझ गया। ऐसे ही थोड़ी टाइम पास कर रहा था मैं यार। 25,000, मैं 25 नहीं था, 30,000 सॉरी। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। डायरेक्टर सिटिंग फीस पे कोई वो है क्या? बस वो देख रहा हूँ मैं, लिमिटेशन है क्या? नहीं, कोई किसी तरह का लिमिटेशन नहीं है, नहीं था शायद।
नहीं करा, ठीक 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 है, समझ में आया बच्चों। चलो टोटल मारते क्या, 1,30,000 और 2,60,000, 3 लाख आ रहा। ये 3 लाख पता है क्या है, ये है VOS, वैल्यू ऑफ सप्लाई। और एक और कंसेप्ट होता है TOS, टाइम ऑफ सप्लाई। ये पता है कौन से चैप्टर में आप पढ़ने वाले, चैप्टर 5। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई निकलती है, इसके ऊपर GST लगता है। समझे कि नहीं समझे? और वो GST पूरा RCM के हिसाब से होगा यहाँ रिवर्स। आई होप एंट्री नंबर 6 क्लियर है आपको अच्छे से। Yes, sir. यस सर। बहुत सही जा रहे, बहुत सही सर। अब तो यानी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स मिला के ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहले ही बोला था 6 LI एंट्री शुरू करते हुए कि थोड़ा डायरेक्ट टैक्स का नॉलेज लगेगा, बोला था कि नहीं? चलिए ठीक है, क्लियर है ये? Yes. बहुत बढ़िया, चलिए समझिए। आधा घंटा लग गया एक एंट्री पढ़ने में। हाँ? आज अगर आप जवाब नहीं देते तो ना, तो सही में पता है मैं फिर ठीक है इतना पढ़ा के निकल जाऊँ। हो गया, पढ़ा दिया आपको पता। अब बताओ, मुझे पता चलता था कि मैं ये सब नहीं पढ़ाता था तो बड़ा सिंपल दिख रहा था आपको। एंट्री नंबर 6 सिंपल दिख रही थी कि नहीं दिख रही थी? लेकिन एग्जाम में गलती होती थी कि नहीं होती थी? हाँ, तो मेरे नाम से गालियां मारते थे, क्या फायदा? ये भूल जाएंगे कि भाई हमने वो सर को जवाब नहीं दिया था, है ना। अब 7th और 8th बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ही आसान। पढ़ते हैं। सर्विस सप्लाइड बाय इंश्योरेंस एजेंट टू एनी पर्सन कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस। मतलब पता है क्या है? LIC कंपनी इंश्योरेंस बिजनेस कैरी कौन कर रही है? और LIC के एजेंट नहीं रहते क्या? अरे हाँ ना, अपन इंश्योरेंस खरीदना तो एजेंट से खरीदते ना, तो एजेंट सर्विस किसको दे रहा है? LIC को दे रहा है, इंश्योरेंस कंपनी को दे रहा। तो इंश्योरेंस एजेंट किसी ऐसे पर्सन को सर्विस दे रहा है जो इंश्योरेंस का बिजनेस कर रहा है, लोकली टैक्सेबल रेट, तो इसमें क्या लगेगा? RCM। क्लियर है? बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, Yes, क्लियर है sir. क्या? एक होता है सर्विस सप्लाइड बाय रिकवरी एजेंट टू बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल। रिकवरी एजेंट समझता है आप? जैसे मान लीजिए आप मिस्टर ए हो, आपने बैंक से लोन लिया, अब आप ये बैंक को लोन रिपे नहीं कर रहे, तो बैंक एक रिकवरी एजेंट अपॉइंट करती है, और वो रिकवरी एजेंट बैंक को सर्विस देता है, ये लोन आपसे रिकवर करके बैंक को देता है। तो इसमें इसका कमीशन रहता है, कमीशन। ये जो कमीशन है ये सर्विस चार्जेस है, ये सर्विस पे भी RCM लगेगा। क्या लगेगा? RCM। देख लो, समझ रहे क्या? ये सर्विस Yes, sir. प्रोवाइडर है, ये सर्विस रिसीवर। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, जरा ध्यान देना। 9 और 9 इसमें चेंज हुआ था कब? 1/10/2019 को चेंज क्या हुआ था पता है आपको? ज्यादा नहीं, पगले हैं साले थोड़े से, और कुछ नहीं है, ये लोग ज्यादा होशियार बनते हैं। अब देखो, इसमें दो चीज है, या तो ये एंट्री में 2 मिनट में खत्म कर सकता हूँ, या 10 मिनट लगेंगे। बोलो कितने मिनट लगाने हैं? आप बोलो, 10। सबको 10 सुनना है? पूरा प्रवचन सुनना है हाँ क्या? सर, सही है। सुनना है तो चलो लगाता है, चलो जाओ, तुम्हारी जय हो। ठीक है, सिंपल। पहले 9 अलग थी कि नहीं? 1/10/2019 के पहले 9 और 9 एक ही था। अच्छा, तो क्यों अलग किया था? बंटवारा हो गया दोनों का। मतलब बताओ, मतलब बताओ। मतलब इसका कुछ ऐसा निकलता है कि ये जो ऑथर वर्ड है, ये जो लिटरेरी वर्ड है, ये जो पब्लिशर वर्ड है, ये सब इसी के अंदर था। यहाँ पे था ऑथर, यहाँ कहीं तो भी ये म्यूजिक आर्टिस्टिक ड्रामेटिक लिखा है ना, यहाँ लिटरेरी भी लिखा हुआ था, और यहाँ पे म्यूजिक कंपनी के साथ साथ पब्लिशर भी लिखा हुआ था। ये अभी लिखना नहीं है आप लोगों ने, ये पहले था, मैं वो बता रही। तो किसी ने लिखा क्या? लिखना मत, मैंने लिखा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मिटा दूंगा। यानी 9A को अलग किया, यानी यहाँ से लिटरेरी हटाया, यहाँ से ऑथर हटाया, यहाँ से पब्लिशर हटाया, और नीचे अलग लिख दिए। काय को किया सर इतना जामल जामल? कारण होगा। देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ टैक्स में कभी रीजन नहीं रहता, लेकिन यहाँ पे रीजन था। तो आपने जैसे कि 10 मिनट चूज किया है, तो मैं आपको रीजन दूंगा, ठीक है?
चलिए अच्छे बच्चे हो आप लोग, लेकिन पूरा रीजन के पहले जरा एंट्री पढ़ लेते हैं, है ना। ये एंट्री पढ़िए, आप ही पढ़िए, और ये एंट्री भी पढ़िए, दोनों में काफी कुछ सेम है। पढ़िए तो सही, शुरू कीजिए। मेरे पढ़ाने लायक चीज भी नहीं, पढ़िए पढ़िए। पढ़ो 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 पढ़ो, एक बार पढ़ लो। पढ़ लिया क्या? पढ़ लिया बच्चों? Yes, sir. यस सर। सही जा रहा है, ठीक है। मतलब हो क्या रहा है, अगर कोई सर्विस म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट यूज करने दे रहा है या ट्रांसफर कर रहा है या यूज करने दे रहा है, परमिटिंग, एंजॉयमेंट, कॉपीराइट वगैरह रिलेटेड टू ओरिजिनल, ड्रामेटिक, लिटरेरी, म्यूजिक, लिटरेरी तो अलग आ गया, सॉरी, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक वर्क। यहाँ पे कौन हुआ, मतलब सीधी सीधी बात है, जो म्यूजिक कंपोजर है, फोटोग्राफर है, आर्टिस्ट है, या वैसे ही कोई लोग है, किसको सर्विस दे रहे हैं? म्यूजिक कंपनी को, प्रोड्यूसर को, या ऐसे लोगों को लोकेटेड इन टेक्निकल कंट्री। अपने चीजें यूज करो, हमारा ड्रामा यूज करो, हमारे लिरिक्स यूज करो, हमारे आर्टिस्टिक पेंटिंग वर्क यूज करने के लिए दे रहे हैं, बदले में उनको कुछ पेमेंट मिलता है, तो उस पर आरसीएम लगेगा। समझ आई क्या बात? आरसीएम लगेगा। अब 9A जरा देखिए, इसके अंदर अभी मत बनाना चार्ट, मैं समय दूंगा, ठीक है बेटा। मैंने क्या बोला, इंपॉर्टेंट एक तरह से है, एक तरह से नहीं, क्योंकि इस पे बराबर क्वेश्चन पूछा नहीं गया था पिछले एग्जाम में, और अभी एग्जाम में होंगे तो क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा मेरा सोचना है, और नहीं भी आ सकता है, क्योंकि क्या ये 3 बड़ी बड़ी एंट्रियां इंट्रोड्यूस हो गई ना, चांस कम है, ठीक है। लेकिन फिर भी देखो बेटा, एक है ऑथर, कौन है, मैं कौन सी एंट्री पढ़ा रहा हूँ, ऑथर बोला मतलब कौन सी एंट्री आ गई बेटा? 9A. ठीक है। अच्छा हाँ, एंट्री नंबर 6, 15, 16, जब भी इस पे क्वेश्चन आए ना, तो बेटा प्लीज एग्जाम में एंट्री नंबर लिखना, एंट्री नंबर 6, एंट्री नंबर 15, एंट्री नंबर 16, 9 आया तो ऐसा लिखना, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। बाकी भी आपको याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद नहीं रहेगा, काय को दिमाग लगाते, लेकिन इनका नाम याद रखना, ठीक है। अब मान लो ये ऑथर है, इसका कुछ लिटरेरी वर्क है, क्या है बच्चों? लिटरेरी, LITERARY, लिटरेरी, लिटरेचर, विलियम शेक्सपियर टाइप लिटरेरी वर्क है, ठीक है। और ये लिटरेरी वर्क ये पब्लिशर को देता है। लिटरेरी वर्क है कोई भी, जैसे मैं ऑथर हूँ, मैं ये बुक मैंने लिखी, टैक्समैन को मैं देता हूँ छापने, वो पब्लिशर है मेरा टैक्समैन वाला, समझ लो, टैक्समैन वाला पब्लिशर है। अब ये मुझे क्या देगा पब्लिशर, जितनी बुक बिकेंगी उस पर मुझे देगा रॉयल्टी, क्या देगा? रॉयल्टी। रॉयल्टी समझता है हो? अरे RIT QQ भी RR भी रॉयल्टी पढ़ाया था, भूल गए, डिडक्शन, इस पे GST, ये रॉयल्टी देता है 1 लाख रुपया, और इस 1 लाख पे GST @18% है, ये आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। पब्लिशर ने GST पे किया 18,000, समझना बात। पब्लिशर क्या करता है? कंचे खेलता है सर। पब्लिशर क्या करता है? अरे बोलो ना, पब्लिशर क्या करेगा? सर बुक बना के बेचेगा, और क्या करेगा? अरे हाँ ना, पब्लिशर बुक बना के
सुन नहीं रहे यार, समझ रहे Yes, कि नहीं sir. पता नहीं। पब्लिशर बोलो ना, तो बोलने में क्या हो जाता है। पब्लिशर बुक बनाएगा, क्या करेगा, लिखने का टाइम दूंगा, मैंने बोला है, बुक बनाएगा। अच्छा एक कॉमन सेंस से बताओ, बुक पे जीएसटी लगता होगा क्या? Yes, क्या sir. बोलता आपका दिमाग? नहीं बेटा, बुक पे जीएसटी नहीं लगता। सर सप्लाई है ना गुड्स से, हाँ है मान लो, लेकिन बुक्स जो है ना हमारे गरीब विद्यार्थी बच्चे पढ़ते हैं। जैसे गवर्नमेंट फार्मर्स को लेके बड़ा एकदम एग्जेम्पशन देती है ना, वैसे किताबों पे कोई जीएसटी। सीधी सी बात है यार, किताब महंगी करेंगे, गरीब बच्चा सर्व शिक्षा अभियान पढ़ेगा कैसे वो? बुक महंगी नहीं होनी चाहिए, इसलिए नो जीएसटी। ये कहाँ पढ़ाओगे सर? एग्जेम्पशन, चौथा चैप्टर एग्जेम्पशन, ठीक है। पहले चार्ज क्रिएट करेंगे, फिर एग्जाम करेंगे। अरे पहले लेवी होगा फिर ही तो एग्जामेशन मिलेगा ना। अरे आना नहीं समझे Yes, sir. है ना। बुक पे नील रेट है, नील रेट या एग्जेम्प्ट है, जो समझना है समझ लो। अब एक बात बताओ आपकी जानकारी के लिए, अगर कोई प्राणी यानी पर्सन सिर्फ और सिर्फ ऐसे गुड्स या ऐसी सर्विसेज देता है जो पूरी तरह एग्जेम्प्ट है, दूसरी और कोई बिजनेस नहीं करता, ऐसे कोई और गुड्स नहीं बेचता, कोई और सर्विस नहीं देता, सिर्फ वही उसका धंधा और कुछ नहीं है, तो उस इंसान को कितना भी टर्नओवर हो जाए रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा 7th चैप्टर में आप पढ़ जाओगे, ठीक है। सीधी बात है ना, जब वो पूरा सब कुछ ही एग्जाम सर्विसेज दे रहा तो रजिस्ट्रेशन लेके क्या चार डालेंगे? सोचो ना, कॉमन सेंस है ना। Yes, अब sir. यहाँ हुआ क्या, रजिस्ट्रेशन कराएगा नहीं। मुझे बताओ इस केस में जो आईटीसी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये जो 18,000 टैक्समैन ने भरे हैं ऑथर को, इसका आईटीसी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। नहीं सर। नहीं. नहीं, सीधी बात है। तो पहली बात तो मिलता नहीं है, लेकिन अगर मिला भी तो यूटिलाइज होगा क्या? मुझे बताओ, आईटीसी का यूटिलाइज क्या करते? नहीं. टैक्स पेमेंट। अरे यूटी सर टैक्स लगा ही नहीं रहा तो यूटिलाइज कहाँ से करेंगे? सही बोल रहा नहीं बोल रहा मैं? Yes, हाँ sir. सर। बराबर बराबर बराबर। तो साला ये तो तकलीफ हो गई। ठीक है, तकलीफ हो गई, कोई बात नहीं। अब एक बात और बताओ, चलो एक चीज और ध्यान देना, ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते, ऑथर के पॉइंट ऑफ, ऑथर इसमें आरसीएम फिलहाल है, आरसीएम है और इस एंट्री को अलग किया है, ये आपको पता है ना, ये मैंने बताया था। ये देखो ऑथर जो है इस एंट्री को, पहले इसके साथ में था, ये साथ में था। अब साथ में रहने से हो क्या रहा था, म्यूजिक कंपनी ये सब जो गुड्स बनाते हैं उस पे जीएसटी है, लेकिन ये साला पब्लिशर ही एक ऐसा इसके अंदर था जो बुक्स बनाता है, बुक्स, और बुक्स पे जीएसटी नहीं है। अलग करो, अलग करो। अब समझ रहे अलग करने से फायदा क्या होगा? एक सेकेंड ना, पहले यहाँ पे वापस आ जाते हैं। अब मुझे बताइए कि भैया ये पब्लिशर ने टैक्स दे दिया, ये आपका सर्विस प्रोवाइडर, ये सर्विस रेसिपिएंट, अगर यहाँ रिवर्स चार्ज लगा के रखे तो सर्विस रेसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स। लायबल है तो इसका मतलब गवर्नमेंट को अगर टैक्समैन वाला देगा तो उसको बेचारे को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, जबकि कोई जरूरत ही नहीं है उसको रजिस्ट्रेशन, क्योंकि वो क्या कर रहा है, पूरे के पूरे बुक्स बना रहा है, नील रेट। अरे हाँ ना बेटा, नील रेट है। Yes, sir. तो ऐसे केस में अगर आरसीएम लगा है तो तकलीफ, चलो आरसीएम नहीं लगाते, आरसीएम नहीं लगाने से अब होगा क्या, समझना बात, आरसीएम लगा के क्या फायदा क्या हुआ? अभी देखो ध्यान से, अभी ये ऑथर बुक लिखता है, अब ऑथर पॉइंट ऑफ व्यू से बुक लिखा, तो क्या ऑथर ने कोई इनपुट सर्विसेज यूज की होंगी क्या? बताओ। No, sir. क्यों नहीं की होगी बेटा? मैंने समझ लो बुक लिखा तो मैंने टाइपिंग वाले को पैसे दिए, टाइपिंग वाले टाइपिंग करते ना, मैं पूरी इतनी बड़ी बुक थोड़ी लिखते रहूंगा, टाइपिस्ट को बोला टाइप करके दे, टाइपिस्ट बड़ा टाइपिस्ट है रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, और वो टाइपिस्ट मुझे बुक बना के देंगे, मतलब जो भी उसे टाइपिंग चार्जेस मान लो 10,000 रुपए दिए, इस पे वो जीएसटी लगाएगा कि नहीं लगाएगा? टाइपिस्ट, Yes, Yes, sir. sir. ऑब्वियसली सर। तो मुझे
टाइपिस्ट मतलब मुझे लग के आया कि नहीं जीएसटी, मुझे जीएसटी लग के आया कि नहीं आया? यस सर। आया सर, जीएसटी लग के आया। अब समझना बात, टैक्स ये ऑथर को अगर जीएसटी लगेगा, अगर समझ लो आरसीएम रहता है, आरसीएम अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म रखते हैं और टैक्समैन वाला गवर्नमेंट को पे भी करता है थोड़ी देर के लिए, तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाएंगी? समझना बात, जीएसटी जो ऑथर लगाएगा उसका क्रेडिट कैसे लेगा? देखो ना, जो इस इनपुट सर्विसेज पे आईटीसी है उसका क्रेडिट मिलेगा क्या फिर उसको? क्योंकि ही इज नॉट लायबल टू पे जीएसटी। हु इज लायबल टू पे जीएसटी? टैक्समैन वाला। अगर साथ में रहता तो। अब हुआ क्या है, 9A अलग किया है। अब समझो, सर्विस सप्लाई ऑफ सर्विस बाय ऑथर बाय वे ऑफ ट्रांसफरिंग or permitting use of enjoyment of copyright covered under this clause relating to original literary work to publisher। अब अलग तो कर दिया एंट्री, अलग करने से भी अभी तक समस्या समाधान हुई क्या? समस्या क्या है? समस्या ये सर, टैक्समैन गवर्नमेंट को पे कर रहा है। अब टैक्समैन जो पे कर रहा है उसका आईटीसी नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि वो जो बुक बना के दे रहा है वो एग्जेम्प्ट है, और ले भी लिया तो यूटिलाइज, पहली बात तो ले नहीं सकता, और मान लो ले भी लिया तो यूटिलाइज होगा क्या? कभी तो जमा होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, क्योंकि आउटपुट सर्विस, आउटपुट गुड्स इज एग्जेम्प्ट, और ऑथर जो इनपुट सर्विसेज जो ले रहा है उसको जीएसटी बेचारा भरता जा रहा भरता जा रहा भरता जा रहा, उसका ऑथर का जो आउटपुट है क्या उस पर रॉयल्टी मिल भी रही है, लेकिन क्या रॉयल्टी पे जीएसटी उसको भरना पड़ रहा है क्या? नहीं। आरसीएम लगा दिया आपने सर, रिसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स। हु इज रिसिपिएंट? सर टैक्समैन। नहीं समझ रहे? यस सर। समझ रहे। ठीक है, अब बात समझना, रिसिपिएंट लायबल टू पे टैक्स है, और इसको आईटीसी कभी नहीं मिल पाए। आईटीसी ले सकता है लीगली, लेकिन आईटीसी ले सकता है लेकिन ये कभी यूटिलाइज नहीं होगा। ये जो इसमें इस पे इनपुट सर्विसेज से जमा होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, यूटिलाइज नहीं होगा। इस प्रॉब्लम को पहले क्या, देखो बेटा, पहले 9 में से 9A को अलग किया कि भाई इसका हिसाब अलग करो, और अलग करने के बाद देखो क्या लिखा है गवर्नमेंट ने, ध्यान देना कि however author can choose to pay tax under forward charge। यानी आरसीएम तो है, लेकिन आपके पास एक ऑप्शन है। किसके पास? ऑथर के पास। क्या ऑप्शन है? कि आप फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी भर सकते हो, यानी सर्विस रिसिपिएंट यानी कंपनी, पब्लिशर नहीं भरेगा। आप चाहो तो कुछ भर सकते हो। अच्छा, क्या ऐसा कर सकता हूँ? अगर समझ लो मैं ऐसा कर पाऊं तो ये 18,000 मैं गवर्नमेंट को दूंगा और मैं ये इनपुट सर्विस को यूटिलाइज कर सकूंगा, तो इसको कोई टेंशन नहीं रहेगा, इसको रजिस्ट्रेशन नहीं देना पड़ा। कितनी अच्छी बात है। देखो समझे कि नहीं यस समझे? सर। हाँ ऐसे कर सकते हो, लेकिन एक कंडीशन है, बहुत आसान कंडीशन है। बेचारे ने क्या लिखा? ही हैज टेकन, ही यानी यहाँ कौन है? ऑथर। He has taken registration under CGST Act and filed declaration in prescribed form that he exercised the option to pay CGST on said service under forward charge in accordance with 9(1) of CGST Act। पता है 9(1) पढ़ा था, लेवी है ना? And to comply with all other provision जो रहेंगे। और अगर एक बार आपने ये ले लिया तो आप ये ऑप्शन को 1 साल तक छोड़ दे सकते। ये बात ध्यान रखना। और ये डिक्लेरेशन वगैरह प्रिस्क्राइब फॉर्म में पब्लिशर को भी दे देना कि भाई तू मत कर रहे रिवर्स चार्ज, मैं रजिस्टर्ड हूं, मैं कर दूंगा। यानी सीधा करना क्या है? ऑथर को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, सिंपल, जीएसटी में। तो दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, इनपुट सर्विस का क्रेडिट भी मिल जाएगा और इसको भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। पता है ये अलग क्यों किया? अब ये भी समझ लो और समझो। बेटा क्या चाहती है गवर्नमेंट? बुक्स महंगी होनी चाहिए कि सस्ती होनी चाहिए? बस इतना बता दो। सस्ती। सस्ती होना चाहिए ना। अगर यहाँ पे इस ऑथर को इनपुट सर्विस का क्रेडिट नहीं मिलता तो कॉस्ट बढ़ती ऑथर के लिए, और ऑथर के लिए कॉस्ट बढ़ती तो वो चार्जेस बढ़ाता तो रॉयल्टी बढ़ती तो टैक्समैन जबरदस्ती रजिस्ट्रेशन लेता और ये रिवर्स चार्ज भरता, ये जीएसटी बढ़ता और इसको टैक्समैन को कोई क्रेडिट नहीं मिलता।
टैक्समैन रजिस्ट्रेशन कराता, रजिस्ट्रेशन कराएगा तो टैक्समैन को पूरे 36 रिटर्न सब भरने पड़ेंगे, 36 रिटर्न है, बाद में बताऊंगा, सब रिटर्न भरने पड़ेंगे, उसकी कॉस्ट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? और आप लोग कॉस्टिंग Yes, पढ़ रहे sir. हो, ये ऐसी कॉस्ट को ओवरहेड्स बोलते हैं, और अगर ओवरहेड्स बढ़ते हैं तो बुक की कॉस्ट बढ़ाना पड़ेगा, नहीं बढ़ाना पड़ेगा? यस और ये करने से क्या हो गया, इसको ऑथर को आईटीसी मिल गया, आईटीसी मिल गया, टैक्समैन झंझटों से मुक्त हो गया, तो कॉस्ट कम होंगी नहीं। Yes, ये sir. है रीजन अलग करने का। अच्छा, साथ में कर क्यों नहीं किया सर? साथ में इसलिए नहीं किया क्योंकि एंट्री नंबर 9 में जो बाकी चीजें हैं उनकी जो आउटपुट सर्विसेज है वो टैक्सेबल है ना यार। ये तो बुक है वो एग्जेम्प्ट है, आउटपुट फाइनल प्रोडक्ट, लेकिन बाकी जो म्यूजिक कंपोजर ये वो सब तो टैक्सेबल है ना यार, क्या प्रॉब्लम है? तो आईटीसी लो, काम खत्म करो। नहीं समझे? समझी सर. समझे ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो। चलो 9 और 9 भी फाइनली हो गया। एक चार्ट है मेरे पास, अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, हालांकि मैंने 10 मिनट से ज्यादा ले लिया है। चाहोगे बनाना? अच्छा, ये बना लिया क्या आप लोगों ने? ये बना लिया? No, जरूरत है sir. बनाने की? जरूरत नहीं है वैसे। एक चार्ट है, आप मैं 9 और 9A को क्लब करके एक फ्लो चार्ट है मेरे पास, तो आप अगर बनाते हो तो बहुत अच्छा, नहीं बनाओ तो आपकी मर्जी, मैं बनवा देता हूँ। एक फ्लो चार्ट है, आप साथ साथ में लिख सकते हो बेटा, आप समझ चुके हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कलर रेड यूज करता हूँ, चलिए। कॉपीराइट सर्विस मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कॉपी, आप लोग साथ साथ में लिखिए प्लीज, कॉपीराइट सर्विसेज 9 and 9E, ठीक है। ओरिजिनल लिटरेरी वर्क और एक है ओरिजिनल ड्रामेटिक म्यूजिकल आर्टिस्टिक, और कुछ बच गया एक्सेट्रा जो भी होगा आर्टिस्टिक। इस पे क्या है बताइए जरा बच्चों? सर इसका कुछ नहीं है, आरसीएम लगता है सीधा, आरसीएम ओनली। कुछ कोई ऑप्शन है क्या? नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं है। अरे हाँ ना, इसका आरसीएम है सीधा। ये कौन सी एंट्री है? एंट्री नंबर 9 है ना? यस सर. 9। अब 9 में क्या हुआ जरा ध्यान देना, इसको 2 पार्ट में बांटा गया। मेरा क्या हुआ इसका? अब समझना, 2 चीज यहाँ पे बेटा, 2 चीज आती है। अगर if author has, sorry, if author has taken registration and filed declaration, तो कौन सा चार्ज लगेगा? रिवर्स साइड लगेगा क्या? नहीं, नॉर्मल चार्ज, या आप इसको फॉरवर्ड चार्ज भी बोल सकते हैं। एंड ऑथर is liable to pay tax and avail ITC, ITC भी ले सकता है ना? अगर ऐसा नहीं होता है, नहीं होता मतलब कुछ और होता है। if author does not take registration and also does not file any declaration, तो क्या होगा? तो फिर तो भैया आरसीएम लगेगा, आरसीएम एप्लीकेबल
and no ITC to author. और RCM होगा तो क्या होगा आपको पता है, पब्लिशर is liable to pay tax. बात समझ में आई क्या बच्चों? बोलो ना बेटा, बोलो ना। हाँ सर। मजा आया ना 9 में? Yes. ठीक, अच्छी बात। चलिए, लिख लिया सब लोगों ने? यहाँ लिखना तो लिख लो, 9A है। ये कितने बज गया? और 20 मिनट है, 3-4 एंट्री और पढ़ा देता हूँ। एंट्री नंबर 15-16 होगा कि नहीं पता नहीं, वैसे 15-16 तो हो जाना चाहिए। वैसे आसान है दोनों, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आज एटलीस्ट मेरी इच्छा है कि ये मैं यहाँ तक कंप्लीट कर दूं, बाकी कुछ। अब वैसे चिल्लर एंट्री है, आगे की एंट्री सब चिल्लर है, इसमें ऐसा कोई वो चीज नहीं है। 14 तक चिल्लर है, 15 थोड़ा सा अमेंडमेंट तक, 16 ठीक है, देखते हैं, लेट्स सी। आगे चलते हैं अपन लोग। 10th, सप्लाई ऑफ सर्विस बाय मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी टू रिजर्व बैंक। बहुत आसान है ये, देखिए बेटा, मेंबर ओवरसीइंग कमिटी के अगर आरबीआई को आरबीआई को कोई सर्विस देते हैं तो उस पर आरसीएम लगेगा ना, आरबीआई विल लायबल टू पे जीएसटी। मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमिटी कंस्टिट्यूटेड बाय आरबीआई। कोई काम के लिए आरबीआई कभी कभी कमिटी बनाती है, तो कमिटी में मेंबर्स रहते हैं, वो मेंबर्स को रेन्यूमरेशन देना पड़ता है, ठीक है ना। और जो मेंबर्स को रेन्यूमरेशन दिया जाता है, वो रेन्यूमरेशन जो है आरबीआई को उस पर रिवर्स चार्ज के हिसाब से टैक्स देना। उसके बाद सर्विसेज सप्लाइड बाय इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट बोलो, या अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप फॉर्म थ्रू बैंक और एनबीएफसी। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, ये आपको बताऊं क्या है? आप कभी 2 व्हीलर वगैरह खरीदने गए शोरूम में? कभी 2 व्हीलर शोरूम में खरीदने या 4 व्हीलर शोरूम में खरीदने गए क्या? कभी देखा क्या शोरूम में? यस सर। वहां पे आपको 2-3 बैंक वाले अलग अलग काउंटर लेके, टेबल लेके बैठे दिखेंगे। Yes, sir. हाँ कार सर। खरीदने के लिए लोन लेते, 2 व्हीलर खरीदने लोन लेते, तो कोई एचडीएफसी बैंक वाला दिखेगा, आईसीआईसी वाला दिखेगा, एग्जांपल दे रहा, एसबीआई वाला दिखेगा। ऐसे काउंटर लगा के खड़े रहते, बैठे रहते। काय के नहीं बैठे रहते? या कई बार रोड पे भी बैंक वाले बैठे रहते हैं, कार ले लो, कार कैसा काउंटर लगा के देखा होगा। ये लोग डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स हैं, और ये अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी हो सकते हैं, और बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा वाले लोग, यानी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म एलएलपी, तीनों आ गया उसके अंदर। बॉडी कॉर्पोरेट भी नहीं है, पार्टनरशिप भी नहीं है, एलएलपी भी नहीं है। अगर इस टाइप के डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है और वो सर्विस देते किसी बैंक को, क्या कमीशन, बैंक की कमीशन? अरे भाई, उनको अगर कस्टमर मिलेगा बैंक को तो लोन बांटना है, बैंक लोन बांटेंगी और आप कमीशन दोगे। तो ये जो हुआ काउंटर में आके बैठे रहते, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है। ये क्या करते हैं? बैंक का प्रोडक्ट बेचते हैं। बैंक का प्रोडक्ट क्या है? लोन देना इस बैंक का प्रोडक्ट। अरे हाँ ना, बैंक का क्या बेचती बैंक? लोन ही तो बेचती, और क्या बेचती? तो इनको जो कमीशन मिलता है उससे जीएसटी रहेगा, और वो जीएसटी कौन भरेगा? बैंक विल लायबल टू पे जीएसटी, सर्विस रिसीवर। लेकिन यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर कौन होना चाहिए? अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप एंड एलएलपी। ये लोग नहीं होने चाहिए। अगर ये लोग हुए तो फिर नॉर्मल चार्ज लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज। बात समझ में आई क्या बच्चों? हाँ सर। बहुत बढ़िया। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बिजनेस फैसिलिटेटर टू बैंकिंग कंपनी। बिजनेस फैसिलिटेटर अगर बैंकिंग कंपनी को किसी तरह की सर्विस प्रोवाइड करता है तो बैंक की कंपनी, सीधी सीधी बात है, उस पर टैक्स भरेंगी, मतलब रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल। ठीक है, कोई काम का नहीं है, ये सब फालतू है। ये 10, 11, 12, 13, 14 कभी एग्जाम में आएंगे तो गारंटी। 13वां, हाँ 13वां एक थोड़ा सा आप समझ लो, बिजनेस करस्पॉन्डेंट। अब इसको बढ़ाने के पहले मैं चाहूंगा आप एक एग्जांपल देख लो, ज्यादा अच्छा है।
ये तो लिख के हो गया आपका। मान लो एक HDFC बैंक है, ठीक है, और वो HDFC बैंक, अब मुझे बताओ हर सर्विस HDFC बैंक दे सकती है क्या? हर सर्विस हम ही देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ सर्विस इनको आउटसोर्स करनी पड़ती है। तो ये क्या करते हैं, ये सर्विसेज अपने बिजनेस करस्पॉन्डेंट को, सर्विसेज ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, या अपॉइंट करते हैं। इनको अपॉइंट करते हैं कि भैया हमारा ये काम तुम कर देना है, ठीक है, आउटसोर्स करते हैं ऐसा बोलो। और ये बिजनेस करंट भी सब काम कर सकता है क्या? नहीं, ये क्या करता है, एजेंट को अपॉइंट करता है। किसको अपॉइंट करता है? एजेंट को, एरिया के हिसाब से। अब मुझे बताओ अल्टीमेटली HDFC बैंक का काम कौन कर रहा है? एजेंट कर रहा है अल्टीमेट एंड में देखे तो। लेकिन वो एजेंट और HDFC बैंक का कोई संबंध है क्या? ना, वो एजेंट और बिजनेस करस्पॉन्डेंट का संबंध है, और बिजनेस करस्पॉन्डेंट और HDFC बैंक का संबंध है। आई क्या बात समझ में? Yes, तो sir. भैया ये HDFC बैंक ने इसको अपॉइंट किया और ये सर्विसेज दे रहा, तो इसमें तो कोई RCM नहीं है, नॉर्मल चार्ज है, क्या फॉरवर्ड चार्ज है। लेकिन यहाँ एजेंट जो इसको सर्विस दे रहा है बिजनेस करस्पॉन्डेंट को, इस पे RCM है। समझ में आई बात? Yes, sir. Service provided by agent of business correspondent to business correspondent. Agent of business correspondent to a business correspondent located in taxable territory. I hope समझ में आ गया। Yes, sir. Yes, sir. सही जा रहे, सही जा रहे। चलिए 14th मैं चाहूंगा एक बार आप खुद देखो, मतलब सिर्फ पहला पैराग्राफ पढ़ना, पॉइंट नंबर 1 2 3 वो सब मत पढ़ना, पहला पैराग्राफ। और उसमें आपको क्या ऐसा लग रहा है मुझे बस इतना बताना। थोड़ा लगाओ, टाइम लगेगा, 2 मिनट है, देखते कितना समय। सिक्योरिटी रिलेटेड दिख रही है ना? Yes, sir. कुछ अलग लग रहा? देखो बेटा, सिक्योरिटी सर्विस मतलब कैमरा लगाया, कैमरा लगा के देते ना, कैमरा, और क्या लगाते हो? डॉग लगाए, कुत्ते, कुत्ते, अरे सिक्योरिटी के लिए कुत्ते रहते ना, लग सकते ना लोग, कुत्ते से सावधान। तो किसी सिक्योरिटी एजेंसी ने अगर कैमरे लगा के दिया, डॉग वगैरह लगा के दिया आपके घर के बाहर, या घर के बाहर बोलता हूँ, कंपनी के बाहर, या जो भी, तो RCM लगेगा क्या? Registered person से नहीं है। No, sir. समझे ही नहीं। सिक्योरिटी पर्सोनल मतलब इंसान होता कि नहीं होता? ही पर्सोनल मतलब इंसान होता कि नहीं होता? अरे हाँ ना, इंसान। Yes, sir. इंसान मतलब क्या होता है उसमें? आपका बॉडीगार्ड हो सकता Bodyguard. है, बॉडीगार्ड, और कौन हो सकता है? Watch. वॉचमैन, है ना? इनको ये RCM एप्लीकेबल नहीं है, इनको एप्लीकेबल। समझ में आई बात? Yes, sir. ठीक है, इंसान, इंसान चाहिए। सिक्योरिटी सर्विसेज, देखो कौन सी सर्विस? सर्विसेज प्रोवाइड बाय द सप्लायर सिक्योरिटी पर्सनल प्रोवाइडेड टू रजिस्टर्ड पर्सन, हावर को बाद में पढ़ते हैं, रजिस्टर्ड पर्सन, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, सर्विस प्रोवाइड करते हैं रजिस्टर्ड पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। जैसे बैंक को लगती है सर्विसेज इस टाइप की, सिक्योरिटी पर्सन खड़े रहते हैं ना बैंक में गोली बंदूक लेके। Yes. लेकिन ये सेक्शन में जो लिखा है वो अप्लाई नहीं होगा। ये एंट्री 14 किनको अप्लाई नहीं होगी देख लो, लिखा है। और ये पहले भी आप पढ़ चुके हो, देखो बोलो, अभी पढ़ा है। तो सेक्शन 51 भी sir. बताया था, TDS, और बताया था सेक्शन 52 भी होता है जिसमें TCS लिखा है, फाइनल में पढ़ोगे, याद करो, ऐसा कुछ बताया था, है ना? हाँ, वही लिखा हुआ है। और एक चीज और ऐड हो गई है, अ रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम, उसको भी ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। कंपोजिशन स्कीम क्या होती है सर? कंपोजिशन स्कीम हम कल शुरू हो जाएंगी, परसों खत्म हो जाएंगी। कल या परसों हम कंपोजिशन स्कीम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? कल या परसों हम कंपोजिशन स्कीम पढ़ने वाले हैं।
बहुत अच्छा है, और मैंने बोला है बार बार, सेक्शन 10 कंपोजिशन स्कीम, उस पे क्वेश्चन आना ही आना है, कोई नहीं रोक सकता। हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में। और इस बार तो इतने सारे अमेंडमेंट है इसमें, इतने सारे। ऐसे अमेंडमेंट नहीं है, लेकिन क्या है, उसको अमेंडमेंट की तरह पेश कर दिया जाए। तो ऐसे मतलब दिमाग बोलता है कि अमेंडमेंट नहीं, सॉरी, दिल बोलता है कि अमेंडमेंट नहीं है, लेकिन दिमाग बोलता है अमेंडमेंट। दिल से देखे तो नहीं है, लेकिन अब इंस्टीट्यूट तो दिमाग से ही पूछेंगे ना। बड़े 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 अमेंडमेंट, ठीक है। तो शांति से पढ़ेंगे अपन भी। समझ में आया ये चीज? 14 नंबर Yes. Yes, sir. बहुत बढ़िया। 15th वाला बहुत आसान है, ये जीटीए से मिलता जुलता है। देखो भला आपको दिख रहा क्या? सिर्फ पहला कॉलम पढ़ो। आप किसी की गाड़ी रेंट पे ले सकते हो। हाँ, रेंट को कभी अपन बाहर गांव घूमने जाते तो गाड़ी वगैरह रेंट पे नहीं लेते, स्टेशन में बुलाते या एयरपोर्ट पे बुलाते गाड़ी वाले को। अरे हाँ ना, बुलाते ना। तो Yes, पर sir. किलोमीटर चार्जेस लेता है वो, उसमें पेट्रोल वेट्रोल सब उसी का रहता है। सुना होगा ऐसा आपने, है ना? Yes, sir. तो ये वही चीज है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स वेयर कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन चार्ज्ड बाय फ्रॉम सर्विस रिसिपिएंट प्रोवाइडेड टू बॉडी कॉर्पोरेट। समझ में आई बात? Yes. सर्विस किसको दी जा रही है? बॉडी कॉर्पोरेट को, लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। और सर्विस कौन दे रहा है? नॉर्मल पर्सन, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट हु सप्लाई सर्विस टू अ बॉडी कॉर्पोरेट and doesn't issue invoice charging CGST at the rate 6% to service। मतलब सर इसमें भी दो रेट है क्या? जीटीए में दो रेट थे, 5% और 12%, याद है? Yes, sir. वैसे ही यहाँ पे 5% और 12% का रेट है। चलिए ना, थोड़ा सा आगे चलते हैं। पेज नंबर, हाँ, पेज नंबर 60 लिखो, सी पेज 60, और यहाँ पे आइए। और मैं तो चाहूंगा सीधा ये देख लो। नहीं नहीं, ज्यादा 10 मिनट ज्यादा। सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर वेयर कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, बोलो कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन कंसिडरेशन चार्ज। अगर ऐसा ही रहेगा तो ही आरसीएम एप्लीकेबल। तो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? मैं पढ़ा रहा हूँ कि आरसीएम एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। जीएसटी तो लगेगा ही, आरसीएम लगेगा क्या, ये पढ़ा रहा हूँ। मतलब देखो बेटा, जीएसटी लगने के बाद ये डिसाइड करना पड़ता है कि फॉरवर्ड चार्ज लगेगा कि रिवर्स चार्ज लगेगा। तो अभी मैं ये रिवर्स चार्ज पढ़ा रहा हूँ, समझ रहे हो ना आपकी? नहीं तो पता ही Yes, नहीं पढ़ sir. के आ रहे, है ना? Yes. चलिए बेटा, फॉलोइंग टू रेट 5%, 12%। लेकिन 5% में आपको क्या है पता है ना, क्या होता है? जीटीए में पढ़े थे, याद है क्या? 5% रेट लगता है तो क्या होता है? क्या होता है 5% रेट लगता है तो? आईटीसी नहीं मिल आईटीसी नहीं मिलता। वैसे ही प्रोवाइडेड सप्लायर ऑफ सर्विसेज टेकन, यहाँ पे पूरा आईटीसी नहीं खाएंगे तुम्हारा, लिमिटेड आईटीसी देंगे। किसका आईटीसी देंगे? देखो बेटा, आईटीसी कभी भी 3 चीज पे मिलता है, इनपुट्स पे, इनपुट सर्विसेज पे, और कैपिटल गुड्स पे। ये 3 चीज का आईटीसी आप ले सकते हैं इफ यूज्ड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यू नो दैट, बराबर है? इफ यूज्ड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आईटीसी नहीं लेना, इसका नहीं लेना, लेकिन इसका ले सकते। अच्छा सर, इनपुट सर्विस क्या, और साथ में लिखा है इन सेम लाइन ऑफ बिजनेस। ओके, अब समझाता हूँ। आपके पास एक बॉडी कॉर्पोरेट का फोन आता है, कल आपकी इनोवा गाड़ी हमको चाहिए। अब मेरी जो इनोवा है वो मैंने किसी और को देके रखी है, तो मैं क्या ऑर्डर कैंसिल कर दूंगा? कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरे ही लाइन वाले बिजनेस वाले को किसी को फोन करूं, ये तेरी इनोवा खाली है क्या? वो बोलेगा हाँ खाली है। एक काम कर, तू मुझे कितने में देगा पर किलोमीटर? बोलता 8 रुपए में दूंगा, तू अपना दोस्त है। कभी भी सेम लाइन वाले एक दूसरे को कम में देते ना। कपड़े वाला Yes. कपड़े वाले को कम में देता, स्टेशनरी वाला स्टेशनरी वाले को कम में देता, वैसे ही रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल वाला दूसरे मोटर व्हीकल वाले को कम में देगा।
तो मैं कंपनी को 10 में देता। ऐसा करना ज्यादा बेटर है, कंपनी को बोलना नहीं 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 है मेरे पास गाड़ी खाली है, सेकंड का ऑप्शन ही दूंगा ना मैं। Yes. नहीं Yes, समझ sir. रहे। अब मैंने क्या किया, आउटपुट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इनपुट सर्विसेज ली, 8 में लिया 10 में दिया। वो भी जीएसटी लगाएगा मुझे, मैं भी सामने वाले को जीएसटी लगाऊंगा कॉमन, ठीक है। तो भैया अगर 5% रेट लगाते हो तो जीटीए में तो पढ़ा था कि आईटीसी नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे आईटीसी तो मिलेगा लेकिन लिमिटेड आईटीसी मिलेगा। कितना? ओनली ऑन इनपुट सर्विसेज, और वो भी कौन सी? इन सेम लाइन ऑफ बिजनेस। कोई दूसरी इनपुट सर्विसेज नहीं होंगी, मान लो गाड़ी रिपेयर कराने की, उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। समझ रहे नहीं समझ रहे? सेम लाइन, Yes, sir. गाड़ी रिपेयर चीज अलग होगी, वो बाहर की चीज होगी। और अगर 12% रेट लगा तो फिर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता आईटीसी पे, ये तो आप जानते हो भली बात है ना। Yes, sir. अब मुझे बताओ आरसीएम किसके लिए, 5% के लिए कि 12% के लिए? 5%. 5 लिखा है नॉट चार्जिंग सीजीएसटी एट द रेट 6। सीजीएसटी 6 मतलब आप समझते हो टोटल जीएसटी 12 होता है। अरे हाँ ना, बताया था, ठीक है ना, क्लियर है ये? Yes, sir. चलिए अब एक काम करो ना, इसके ऊपर एक चार्ट देख लेते हैं। बहुत अच्छा मॉड्यूल से कॉपी किया है बेटा, मेरा दिमाग ये मॉड्यूल में अच्छा दिखा, लगा दी तो अपन भी बना सकते थे। पर्सन लायबल टू पे टैक्स अंडर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, या तो वो आदमी 5% लगाएगा या तो आदमी 12% लगाएगा। अगर वो 12% लगाता है तो कौन सा चार्ज लगेगा? रिवर्स चार्ज नहीं है, फॉरवर्ड चार्ज है। अगर 5 लगाता है तो दो बातें होंगी, सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है कि सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है। सर इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखो यहाँ लिखा है अ पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट रहे तो ही आरसीएम लगता है। ओहो, मतलब क्या हुआ? अगर पर्सन, समझना बात, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है तो आरसीएम की गाड़ी बैठेगा, और पर्सन अगर बॉडी कॉर्पोरेट है सप्लायर तो फिर फॉरवर्ड चार्ज लग जाएंगे। समझ आ रही क्या बात? अब अगर पर्सन सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है तो रिसिपिएंट कौन है? रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है कि रिसिपिएंट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है? देख लो यहाँ पे लिखा हुआ, रिसिपिएंट कौन होना चाहिए? एनी बॉडी कॉर्पोरेट। समझ रहे नहीं समझ रहे? रिसिपिएंट शुड बी एनी बॉडी कॉर्पोरेटेड लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। अब देखो बात, रिसिपिएंट अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो रिवर्स चार्ज लगेगा, और रिसिपिएंट अगर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर जीएसटी भरता है, रिवर्स चार्ज में रिसिपिएंट भरता है। बात समझ में आई? Yes, sir. आसान था। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, गलती सर मत सेम करना। लाइन ऑफ बिजनेस मतलब कैसा? अभी तो पूरा समझाया तेरे को। सर रिपेयर आपने कहा गाड़ी रिपेयर्स करना। रिपेयर सेम लाइन। अरे मैं बोल सेम तुम्हारी एचएस सर्विस ना। की, सुनना, सर्विस किस चीज की दे रहा तू? रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, बराबर है? अच्छा, तो इसी लाइन यानी इनपुट सर्विस भी कौन सी होनी चाहिए? विच यू हैव रिसीव रेंटिंग Renting. ऑफ मोटर व्हीकल। तूने तेरे दोस्त से रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल लिया, अगर तुम्हें तेरी गाड़ी रिपेयर करा है तो क्या रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस है क्या? नो सर। सेम एचएस सेम लाइन ऑफ बोल सकते ना। काय को ज्यादा दिमाग लगा रहा है एचएसएन कोड का? अभी पढ़ाया कि तेरे को मैंने एचएसएन कोड? नहीं बट मतलब नहीं हो सकता, गलत है। एचएसएन कोड में क्या लिखा है तुमको क्या पता? एचएसएन कोड समझता भी है क्या होता है? हाँ ले अब ले। अरे बेटा सिर्फ एचएसएन कोड बोलने से काम नहीं होता, पूरा सिखाना पड़ता है, जो मैं कल सिखाने वाला हूँ। ये देख, ये होता है तेरा एचएसएन कोड। 8 डिजिट रहते हैं, कैसे 2 करके। सर्विस में 6 डिजिट रहते हैं, 2 1 1 1 1 1। कौन से इसमें क्या क्या पर्टिकुलर देखना पड़ता है। कभी कभी एक हेडिंग के अंदर 10 चीजें लिखी रहती है, तो एचएसएन कोड अगर बोले 4 ही डिजिट लिखना है तो पता कैसे चलेगा फिर? एचएसएन कोड 8 डिजिट का, और वो गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया सिर्फ 4 डिजिट लिखना है, तो पता कैसे चलेगा बाबू? ऐसा नहीं होता। अपन ने ऐसा एकदम नहीं बोलने का सेम एचएसएन कोड, ऐसा हो सकता है, लेकिन अपन ने क्यों बोलना आपसे? मुझसे अभी आप स्टूडेंट हो, लर्न कर रहे हो, समझा गया? हाँ सर। घाई बहुत है बेटा तेरे को, बता तेरी मम्मी को बता, सुधरा नहीं तू आज बेटा, फिर से बता। एचएसएन कोड पढ़ाया अभी पढ़ाया नहीं एचएसएन कोड, और ये शुरू हो गया। कल पढ़ाऊंगा ना, रुको ना, शांति रखो, सब्र करो,
रुको जरा, बढ़ाएंगे आपको। चलो ठीक है, बाकी छोड़ो, ये जम गया, समझ गया ये रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी, सॉरी क्या है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस। ठीक है, क्लियर है क्या? अरे बोलो ना, नालायक को बोलते ही नहीं। अब कितने बज गए? 6:58। एक चीज और है, पढ़ाई देता हूँ ना। 16 एक और पढ़ लो 16 पढ़ लो। 16 पढ़ाने के पहले एक कहानी बताता हूँ। कहानी सुनते क्या? सुनोगे कहानी? अरे कहानी सुनोगे क्या? Yes, sir. हाँ सर, कहानी तो सुनाओ सर, तभी समझना है। क्या है मेरे पास, नहीं क्या, बहुत सारे शेयर। मजाक कर रहा हूँ, मतलब कहानी समझो आप, सच्ची कहानी। मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के 1 लाख, नहीं 1 लाख ज्यादा, 10,000 शेयर, और वो 10,000 शेयर की कीमत समझ लो मोटा मोटी 50 लाख रुपए। ऐसा इमेजिन करो, इमेजिनेशन। 50 लाख रुपए के रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर हैं। आज वो शेयर्स का भाव करीब करीब 2,000 रुपए पर शेयर है, ऐसा समझ लो। 2,000 है तो 2 करोड़ के शेयर हो गए सर। तो 2,000 रुपए पर शेयर है भाव। मेरा भाई आता मेरे को बोलता है, देख भैया अभी रिसेशन आने वाला है भयंकर, शेयर मार्केट क्रैश होने वाला है। मैं सुनता उसकी बात, ठीक है क्रैश होगा, तो क्रैश होगा ना तो तेरे शेयर का भाव कम हो जाएगा, 2,000 का 1,000 आ जाएगा। तो तू एक काम क्यों नहीं करता? मतलब क्या, तूने कितने में लिए थे? मतलब 100 रुपए में लिए थे। तो एक काम कर, 2,000 में आज बेच दे, 1,900 रुपए का प्रॉफिट बुक कर ले, और जब 1,000 रुपए भाव आएगा तो फिर से खरीद लेना। ऐसा वो मुझे बोल के जाता है, बहुत कन्विंस करता है। लेकिन मैं बोलता नहीं, मेरे को तो लॉन्ग टर्म ही होल्ड करना है, मेरे को कुछ नहीं करना। ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? मेरी इच्छा नहीं करना है मुझे यार। तो बोलता ठीक है, तू नहीं करता तो मुझे दे दे, ये काम करने के लिए। वो बोलता देख तुझे दे तो दूंगा, कितने दिन के लिए चाहिए? वो बोलता 6 महीने के लिए। तू मुझे क्या देगा? मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा, ऐसा वो बोलता है मुझसे। मैं सोचता है बैठे बैठे 1 लाख कमा रहे, लेकिन मुझे 6 महीने बाद मेरे शेयर ही वापस चाहिए। हाँ ठीक है, दे दूंगा शेयर का। अब भाई है, भाई की बात पे तो विश्वास करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? समझ रहे हैं आप मेरे क्या हुआ क्या यहाँ पे? Yes, sir. मैंने उसको अपने शेयर उधार दे दिए, और उसने प्रॉमिस किया मुझे 6 महीने बाद शेयर ही वापस देगा, प्लस 1 लाख रुपए और देगा। इसे कहता है, ऐसा भी कुछ होता है क्या? हाँ, इसे कहते हैं सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम। सिक्योरिटी उधार देने वाली स्कीम जो 1997 में निकली थी, सेबी ने निकाली थी। यहाँ लेंडर कौन है? मैं दे रहा हूं उसको, तो सर्विस किसने दी? आपने। अरे नहीं समझ रहे, मेरे नाम पे सिक्योरिटी है। Yes. आप समझे नहीं? Yes, देखो, sir. लेंडर कौन हुआ? लेंडर पर्सन हु डिपॉजिट सिक्योरिटी रजिस्टर्ड इन हिज नेम ऑफ एनी अदर पर्सन ड्यूली ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ विद एन अप्रूव्ड, इसमें ब्रोकर भी रहता है, इंटरमीडियरी बीच में रहता है, फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग अंडर सेबी। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये कौन है? बोरोअर। मैंने उसको सिक्योरिटी लेंडिंग सर्विस दी, और उसने मुझे 1 लाख रुपए पेमेंट किया, मुझे मेरे उसके सिक्योरिटीज के साथ 6 महीने बाद। सर वो करेगा, हाँ गारंटी रहती है, कॉन्ट्रैक्ट रहता है, गारंटी रहती है, सब हो जाता है। ठीक है, बोरोअर यानी जिससे, अब वो बोरोअर कैसे कमाएगा? वो बोरोअर यानी मेरा भाई, वो क्या, वो बराबर शेयर मेरे से लेगा, शेयर बेचेगा, शेयर बेच के प्रॉफिट बुक बेच देगा, 2,000 रुपए आ जाएंगे, फिर 1,000 में वापस खरीद के मुझे दे देगा। यानी उसने 1,000 रुपए पर शेयर कमाए कि नहीं कमाए, सोचो। देखो 2,000 में sir. बेच डाला, 6 महीने बाद 1,000, अगर उसकी बात सही हो गई, 1,000 में खरीद लिया, 2,000 में चीज बेची, 1,000 में खरीदी, तो 1,000 का प्रॉफिट होगा कि नहीं उसको? और उसमें से Yes, मुझे sir. 1 लाख रुपए दे देगा, बच्चे कमा लेंगे। लेकिन मुझे ये सब टेंशन नहीं लेना है, इसलिए मैंने बोला तेरे को करना है तू कर ले। सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम, ये जो मुझे 1 लाख मिला, इस पे आरसीएम रहेगा, यानी सर्विस रिसीवर इज लायबल टू पे। समझे क्या? बोरोअर भरेगा ना यार, समझे नहीं समझे? अरे हाँ नहीं बोलो बेटा, यू शुड से Yes. यस, वेरी गुड। ठीक है, तो ये 16 एंट्री पूरी हो गई, ये एग्जाम में आ सकते, पहले ध्यान रखना है। 16 एंट्री मैंने आपको पढ़ा दी, ये अपना कवर हो गया, ये कवर हो गया, ये आप पढ़ सकते हो। डायरेक्टर मैंने वैसे अलग से लिखाया है, लेकिन आपको इसमें भी पढ़ना है, पढ़ सकते हो। ये भी दिया है अच्छे से, ठीक है।
लेकिन वो ज्यादा जो मैंने लिखा है वो ज्यादा अच्छा है, आपकी इच्छा। हाँ, अब हम ये तो पढ़ चुके हैं। अब 9-4 और 9-5, देखो बेटा 9-4 को तो बहुत टाइम लगेगा, मालूम क्या? 9-4 को बहुत टाइम लगेगा। 9-5 को भी 9-4 पता है, 9-4 पढ़ाते के साथ पता है क्या करना पड़ता है? ये भी साथ में पढ़ाना पड़ता है, ये जीएसटी एंड रियल एस्टेट सेक्टर दोनों को क्लब करके पढ़ाते बड़ा मजा आता है। और 9-5 वैसे बहुत छोटा है। 9-5 यानी क्या हो गया अपना? Amazon, ओला, कोई भी। तो अभी कितने बज गए? 7-4, अभी रहने देते हैं 9-4 9-5 और ये फालतू चीजें HSN कोड वगैरह, और ये सब हम कल पढ़ेंगे। और कल कंपोजिशन स्टार्ट करना चाहूंगा, लेकिन कंपोजिशन मैं चाहता था कि एक साथ आपको पढ़ाऊं। ठीक है, कल क्लास लेते हैं। अच्छा, कल का टाइमिंग मैं आपको, कल शाम को ही क्लास होगी बेटा, पहले ही बता रहा हूँ। टाइमिंग मैं दिन में आपको सुबह कन्वे कर दूंगा, कल सुबह 10-11 बजे तक टाइमिंग आपको कन्वे कर दूंगा। कल शाम को ही अपन क्लास लेंगे, टाइमिंग आपको कन्वे कर, ठीक है बेटा? कल अकाउंट्स क्लास है क्या? बस इतना बता दो। सर वो Yes, sir. रिकॉर्डिंग क्या बोले? सर लेक्चर देखना है। अच्छा, लेक्चर देखना है, ओके, मतलब क्लास है ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। Yes, sir. तो और कॉस्टिंग 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 रात को पता चलेगा मतलब। ठीक है, अपनी क्लास पक्का है, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन टाइमिंग सब है, ठीक है, 10-11 बजे ही आपको बताता हूँ शाम का। ठीक है बेटा, चलिए आज यही रुकते हैं। तो आई होप समझ में आ रहा आपको पूरा जीएसटी, जैसा टैक्सेशन समझ में आया वैसे जीएसटी समझ में आ रहा ना बेटा सबको? कोई तकलीफ रहे तो बता दो, घर की बात है। क्लियर हो रहा ना? Yes, यस sir. सर। यस सर। अच्छा, वो अभिलाषा और वो पलक कहाँ है बेटा? आपको कैसा लग रहा है जीएसटी? समझ रहे सर। समझ रहा है ना? तो ऐसा ऐसा सब ऐसा कुछ पढ़ा दी होगा आपने कभी मेरे ख्याल से, इस टाइप से? नहीं। नहीं ना? ठीक है, चलो अच्छी बात, ध्यान दो, रोज का रोज पढ़ते रहो, हाँ। ठीक है? हाँ सर. चलिए बेटा, ठीक है, आज यही रुकते हैं। टिल देन बाय, बाय Thank you, sir. थैंक यू।